नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट के एग्ज़ाम जो मार्च 2026 में हुए हैं। इसमें कला संस्कृति के पूछे गए 52 क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के यूनिक सवाल, वो भी सब टॉपिक वाइज। और ये सभी क्वेश्चंस मई 2026 में एनटीपीसी यूजी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम एजेंसी तो सवालों का पैटर्न वही रहने वाला है। टोटल लगभग 52 से 53 क्वेश्चंस कला संस्कृति से पूछे गए हैं। उसमें आप देख सकते हो भारतीय शास्त्रीय नृत्य से 9, लोक नृत्य से 10, संगीत वाद्य यंत्र से 9 सवाल, लोक संगीत और क्षेत्रीय उत्सव से 7 है, स्थापत्य कला और मंदिर से 11 है, भाषा साहित्य से 6 क्वेश्चन। क्लिक करेंगे तो प्रत्येक सवाल को आप डिटेल में देख पाएंगे। वैसे आप कला संस्कृति सहित टोटल 960 क्वेश्चंस जो एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछे ना, उसकी पूरी ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। हमारी वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल है। कूपन कोड टीटीजी के लगा दें, जहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट को चैप्टर और सब टॉपिक वाइज वर्गीकृत करके और सवालों में एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है। इसी प्रकार ग्रुप डी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, जनरल साइंस के जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं लास्ट फरवरी 2026 में, ग्रुप डी के साइंस के 27 2500 क्वेश्चंस की ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। ये सभी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज है। क्लिक करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चंस की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो हमारी जितनी भी ई बुक हैं उन सभी के लिंक वेबसाइट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप की भी लिंक मिल जाएगी। वहाँ से भी आप ई बुक सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लेटेस्ट जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर ये पूरा सेशन अनुपमा मैम के द्वारा कवर किया जाएगा, तो एंड तक आपको बने रहना है। शुरुआत करते हैं यहाँ पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। दिस इज अनुपमा। दोस्तों आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जितने भी आर्ट एंड कल्चर के सवाल पूछे हुए हैं, 52 क्वेश्चन है टोटल, तो हम उसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। पहला प्रश्न है भारतीय शास्त्रीय नृत्य और कलाकार से। शास्त्रीय नृत्यांगना नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना को इस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में 22 के प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर तो यहाँ पे हो जाएगा कथक, लेकिन ये एक चीज याद रखिएगा कि चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का भी पीवाईक्यू देख लीजिएगा। ये जो पीवाईक्यूज होता है ना, एनालिसिस करने के लिए बड़ा एक मतलब गाइड की तरह काम करता है। अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि किस चैप्टर में किस सब्जेक्ट से आपको क्या पढ़ना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे कि एसएससी और रेलवे दोनों ही जो पिछले 7-8 साल का, कम से कम 7 से 8 साल का आप देख लेंगे, 7 से 8 साल का देख लेंगे कि किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, कोई भी पद्मा पुरस्कार मिला है, जैसे पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण या भूषण कोई भी मिला है, या फिर भारत रत्न जैसा कोई भी पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय सम्मान मिला है। तो वो सारा कलेक्शन आपको रख लेना है आर्ट एंड कल्चर के लिए। आपसे 2 4 5 सवाल तो इससे आएंगे ही। एसएससी रेलवे दोनों का ही पैटर्न है, आप जाके एक बार नोटिस करवा देख लीजिए। पीवाईक्यू है तो आप देख सकते हैं वहां से आसानी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कथक। देखिए, कथक में हम बात करें तो ये लखनऊ घराने से संबंध रखती है, जो नलिनी अस्थाना है, कमलिनी अस्थाना। अगर हम घराने की बात करते हैं तो घराने में क्या होता है ना कि कुछ खास वेशभूषा या उनके जो अभिनय का तरीका होता है, एक्टिंग जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, या पैरों की जो थिरकन होती है, गति होती है, उसमें बस थोड़े थोड़े फर्क होते हैं। तो कथक जो है ना, कथक के भी 4 घराने हैं मुख्य रूप से। ये लखनऊ घराने से है। इसके संस्थापक कौन है? लखनऊ घराने की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? ठाकुर प्रसाद। ठाकुर प्रसाद माने जाते हैं, है ना। इस घराने में है। और एक ये भी याद रखिए कि इस घराने से प्रमुख आपके कलाकार बिंदा दीन महाराज, आपने सुना होगा, बिंदा दीन महाराज महाराज। इसके अलावा कालिका प्रसाद, कालिका प्रसाद, ये सब नाम आपको याद रखना चाहिए, है ना। इस घराने से, लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। इस घराने में सूक्ष्म भाव भंगिमा, यानी कि जो बहुत बारीक फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज होता है, तो ये इस घराने की खासियत है। इसके अलावा एक बनारस घराना है। पहला हो गया आपका, मान लीजिए कि लखनऊ घराना कथक के अंदर है ये, है ना। ये 4 प्रमुख घराने आपको याद रखना है। एक बनारस घराना, बनारस घराना हो जाएगा। इसके जानकी प्रसाद जो है, जाने माने कलाकार है, जानकी प्रसाद इसके जाने माने कलाकार है, ठीक है। इसके अलावा एक रायगढ़ घराना है, ये दूसरा हो गया। तीसरा आपको याद रखना है रायगढ़ घराना। इसके चक्रधर
चक्रधर सिंह। चक्रधर सिंह जो है ना, ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि इस घराने में खास करके पखावज और तबला के तालमेल के साथ, मतलब इस दो इंस्ट्रूमेंट के साथ इसमें नृत्य होता है। तो याद रखेंगे, पखावज प्लस तबला। 1 2 3 हुआ, एक आपका जयपुर घराना बच गया यहाँ पे। जयपुर घराना, जयपुर घराना में याद रखिएगा भानु जी इसके संस्थापक माने जाते हैं। भानु जी, भानु जी इनका नाम है, इसके संस्थापक है। इसमें पैरों का जो थिरकन होता है वो बड़ी खास है, और जो स्पिन करते हैं, गोल गोल घूमते हैं ना, तो वो बड़ी खास होती है, मतलब बाकी 3 घरानों से इसको अलग करती है ना। बाकी एक आपने रायपुर पढ़ा, रायगढ़ घराना पढ़ा है, इसमें इसके संस्थापक चक्रधर सिंह माने जाते हैं, और पखावज और तबला के साथ ये किया जाता है रायगढ़ घराने में नृत्य। इसके अलावा भरतनाट्यम की बात हो रही है तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगर हम भरतनाट्यम की बात करेंगे तो भरतनाट्यम के जनक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माने जाते हैं। मतलब इसका जन्म भी तमिलनाडु में ही माना जाता है। भरतनाट्यम का आर्काट जिला है चिदम्बरम नगर में, इसके जन्म स्थली माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पूछा था आपसे, एक सवाल क्या कहेंगे, मतलब इसमें सवाल था आपका कि किनको किनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है ना, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे संगीत नाटक अकादमी से यहाँ पे पूछा है, तो संगीत नाटक अकादमी की हम बात कर ले, यहाँ पे कहाँ जगह मिलेगा। जैसे 2023 में आप देखेंगे, 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीतने वाली जो नृत्यांगना है, उनका मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ। एक पल्लवी कृष्णन, याद रखेंगे आप नाम, पल्लवी कृष्णन, ये मोहिनी अट्टम से हैं। मोहिनी अट्टम है ना, मोहिनी अट्टम, जो इससे भी एक सवाल मिलेगा आपको। मोहिनी अट्टम होता है, इसमें लास्य शैली है, महिला, विशेष रूप से महिला एकल शैली होता है, मतलब महिला शैली होता है कह लें तो, महिलाएं इसमें डांस करती हैं। और मोहिनी अट्टम मतलब इसका आविष्कार माना जाता है, इसका शुरुआत माना जाता है देवी पार्वती से। लेकिन इसमें मोहिनी कहने का मतलब है कि जो विष्णु भगवान का रूप है ना, जिसमें अमृत पिलाया था उन्होंने, तो वही मोहिनी के संदर्भ में ये मोहिनी अट्टम नाम रखा गया है। तो ये आप नाम रखेंगे, याद रखेंगे, पल्लवी कृष्ण मोहिनी अट्टम से हैं, जिनको कि संगीत कला अकादमी पुरस्कार मिला है आपका 2023 का। उसके अलावा उर्मिला सत्यनारायण याद रखेंगे, उर्मिला सत्यनारायण, ये आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, ये भरतनाट्यम से है, भरतनाट्यम। और इसके अलावा एक मादली नाम याद रखिएगा, मादली, मादली उषा करके हैं, इनको मिला है। ठीक है। अच्छा, 2022 में अगर हम बात करें, 2022 में किनको किनको मिला है, तो 2022 में नृत्य में एक सुजाता महापात्रा, सुजाता महापात्रा, ये महापात्रा उधर का ही टाइटल है। इनको 2 बार मिला है, एक बार 2017 में भी मिला है, और 2022 के आसपास काफी इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, तो इसके बाद भी इनको मिला है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हुआ 2022 का। इसके अलावा आपको एक याद रखना है, एक एक आप याद रख सकते हैं, ईयर तो मुझे नहीं याद है, लेकिन नीना प्रसाद याद रख लीजिएगा, नीना प्रसाद, इनको भी मिला है। नीना प्रसाद को मुझे वो याद नहीं है कि मोहिनी अट्टम से है, लेकिन किस वर्ष मिला है ये नहीं याद है। मोहिनी अट्टम हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। ठीक है। एक लक्ष्मी देवी करके भी है, लक्ष्मी देवी हैं, ये भी याद रखेंगे। तो ये 4-5 जो नाम मैंने बताया, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अंदर ना एक उसमें फेलोशिप पुरस्कार भी होता है, तो उन सबको मिला के ये 4-5 नाम जो मैंने आपको बताया है, अच्छे से आप याद रखिएगा। चलिए, उड़ीसी आप जानते हैं कि उड़ीसा से संबंधित है, मंदिर में नृत्य होता था ये। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। कच्ची पुड़ी आदमी अंधेरे में ही खाएगा ना, कच्ची पुड़ी जो है, कोई आपसे मजाक में भी आपको खिलाए तो आप अंधेरे में ही किसी को कच्ची पुड़ी खिला सकते हैं, बाकी तो ऐसे नहीं खिला सकते हैं आप रोशनी में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डैश या जादूगरनी का नृत्य केरल राज्य में किया जाने वाला एक एकल नृत्य है, जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यही है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम याद रखना है आपको। ये मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या होता है? मोहिनी का अर्थ होता है आपका
मोहिनी का नृत्य, मोहिनी का नृत्य इसका अर्थ होता है, अच्छा, और ये लास्य शैली में होता है, लास्य शैली है ना, लास्य शैली याद रखेंगे आप। मोहिनी ये किसका रूप है? विष्णु का रूप है, ठीक है। अच्छा, इसके आविष्कार किसका माना जाता है? जो लास्य शैली है इसका आविष्कार, आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? देवी पार्वती को, देवी पार्वती को। ये मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं पे आधारित होता है ये, ठीक है। अच्छा, जो लास्य शैली है ना, इसके भी 4 रूप बताए गए हैं। इसके 4 जो रूप बताए गए हैं उसमें एक होता है आपका श्रृंग, एक होता है भेदक, एक होता है आपका, एक होता है लता, और एक होता है पिंडी, पिंडी होता है। तो ये 4 याद रखेंगे। मोहिनी अट्टम जो है मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसकी उत्पत्ति भारत में ही मानी जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं का इसमें बात, मतलब हिंदू पौराणिक कथाओं से संबंधित होता है ये। लास्य देवी पार्वती के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इसके 4 रूप हैं, लास्य शैली के 4 रूप है, श्रृंग, भेदक, लता और पिंडी कहा जाता है। मोहिनी का अर्थ क्या होता है? मोहिनी का अर्थ होता है मोहिनी का नृत्य, मोहिनी का नृत्य। ये मोहिनी कौन है? तो ये मोहिनी विष्णु के रूप से ही संबंधित है, ठीक है। मोहिनी विष्णु का रूप है। लास्य कोमल शैली भी कहते हैं इसको। कथकली आप समझ गए, पुरुष प्रधान होता है, रंगमंचीय नृत्य का नाट्य होता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बेंगलुरु में प्रसिद्ध नृत्य ग्राम संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो जो नृत्य ग्राम संस्थान है, इसकी स्थापना प्रतिमा गौरी के द्वारा किया गया था 1990 में। 1990 में इसका स्थापना किया गया था बेंगलुरु के पास में। भारत का पहला आधुनिक गुरुकुल माना जाता है इसको। और उड़ीसी सहित विभिन्न शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। सुरूपा सेन की अगर बात करें तो उड़ीसा नृत्य से संबंधित है, नृत्यांगना है, मतलब ओडिसी नृत्य करती हैं ये। और बिजिनी सतपथी की बात करें तो ये भी उड़ीसा की कलाकार हैं। उड़ीसा के और भी आपको महापात्रा टाइटल से बहुत सारी कलाकार मिल जाएंगी, है ना। पुरानी भी मिलेंगी, नई भी मिलेंगी। तो जैसे सोनम महापात्रा है वो। तो यहाँ पे आपसे कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा है, तो एक आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय कथक संस्थान, यहां से मैं शुरू करती हूँ। एक आपको राष्ट्रीय कथक संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। कहाँ है ये? दिल्ली में, दिल्ली में है ना, न्यू दिल्ली में, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं। इसके अलावा आपको याद रखना है, एक पूछता है, ये एसएससी में ही पूछा हुआ है, गोविंद जी नर्तनालय, ये एक हुआ आपका गोविंद जी नर्तनालय, नर्तनालय ये कहाँ पे है? इम्फाल, इम्फाल मणिपुर, इम्फाल मणिपुर, आप समझ गए, है ना, मणिपुर। जो इसके संस्थापक हैं उनका नाम है विपिन सिंह, वो मणिपुरी नृत्य से ही संबंधित है। तो इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक विपिन सिंह, और ये भी मणिपुरी नृत्य से ही संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से ये संबंधित है। अच्छा, एक और संस्था का स्थापना किया था इन्होंने कलकत्ता में। कलकत्ता में जिस संस्था का स्थापना किया था उसका नाम था आपका, कलकत्ता में इन्होंने मणिपुरी, मणिपुरी नर्तनालय, नर्तनालय विद्यालय की स्थापना करी थी, विद्यालय की स्थापना करी थी। कब किया था इन्होंने? 1972 में। तो ये 2 याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप याद रखेंगे एक, जैसे संगीत नाटक अकादमी का यहाँ पे सवाल था, तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ये भी आपसे पूछ सकता है। संगीत नाटक अकादमी 1953 में, 1953 में। और इसके जस्ट बाद 54 में आपका हुआ था ललित कला अकादमी का, ललित कला अकादमी का, शॉर्ट में लिख देती हूँ। इसके अलावा साहित्य कला भी इसके साथ ही याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका साहित्य कला का भी 54 में ही स्थापना हुआ था, साहित्य कला अकादमी, सॉरी अकादमी, ये भी 1954 में ही स्थापना हुआ था इसका, ठीक है। जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आप पढ़ते हैं उसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में,
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना 1959 में और 1975 से ऑटोनोमस बॉडी की तरह ये काम कर रहा है। तो इतने सारे आपको संस्थान याद रखने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आपका कथक केंद्र के नाम से। मैंने बताया इसका स्थापना 1964 में हुआ था, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कथकली, यहाँ पे कथकली के ऑप्शन में है ना, तो कथकली से आप याद रखेंगे कथकली नृत्य शैली का सबसे अच्छा संस्थान माना जाता है भरत पूजा में है, केरल में, है ना, कलामंडलम। कलामंडलम कहाँ, ये कलामंडलम कहाँ है? केरल में है। इसका सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना जाता है, मतलब सबसे बेस्ट स्कूल माना जाता है कथकली का, ये याद रखेंगे आप। पद्मश्री पुरस्कार विजेता रानी कर्ण ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रतिपादन किया है? तो पद्मश्री यहाँ पे पूछा है आपसे, पद्मश्री रानी कर्ण, तो कर्ण भी जो है ना, ये कथक शैली से संबंधित है, कथक नृत्य से संबंधित है। जयपुर और लखनऊ घराने से संबंधित है। जयपुर, लखनऊ, बनारस और एक कौन सा? रायगढ़ था। पंडित बिरजू महाराज द्वारा स्थापित कौन सा संस्थान कथक और संबंधित विद्या शाखाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है? एक बार फिर से पढ़ते हैं सवाल में। पंडित बिरजू महाराज द्वारा स्थापित कौन कौन सा संस्थान कथक और संबंधित विद्या शाखाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने पर आधारित है? तो ये है आपका कलाश्रम। अच्छा, बिरजू महाराज किस नृत्य कला से संबंधित है? तो ये तो कथक हो गया। ये जितने एक हिंट मिल जाता है आपको कथक के लिए। कथक में ना एक आपने लच्छू महाराज का नाम सुना होगा, तो ये भी इसी से है। महाराज महाराज वाले जो है ना, वो आपको इसी में आ जाएंगे। एक लच्छू महाराज आएंगे, एक अच्छन महाराज आ जाएंगे, है ना, एक अच्छन महाराज आ जाएंगे। वैसे और भी आते हैं आपका, एक बिंदा दीन महाराज आएंगे, बिंदा दीन महाराज आ जाएंगे। इसके अलावा एक सुखदेव महाराज आ जाएंगे। तो ये 3-4 नाम तो आपको, एक बिरजू महाराज का भी नाम याद रखना है। इसके अलावा एक आपका शोभना नारायण भी है, इसमें और भी हैं, लेकिन ये आपका जो महाराज वाले हैं ना, ये सब कथक में आ जाएंगे। एक शोभना करके उनका नाम था, और एक आप याद रख सकते हैं, बस इतना ही याद रखेगा, ठीक है। तो जिसमें महाराज महाराज लिखा हुआ है ना, ये कथक से संबंधित है। मतलब एक 4-5 ठो याद करने का आपको हिंट मिल जाएगा। लच्छू महाराज हो जाएंगे, अच्छन महाराज हो जाएंगे, बिंदादीन महाराज, सुखदेव महाराज, शोभना, और एक भी है भाई मालविका। आपने मालविका सरकार का नाम सुना होगा, मालविका मालविका सरकार, है ना। कोई एक एक कलाकार है जो 2-2 3-3 नृत्य में प्रशिक्षण, मतलब की टीचर हैं या प्रसिद्ध कलाकार हैं, एक से ज्यादा नृत्य भी करती हैं। जैसे आप देखेंगे सोनल मानसिंह, तो वो भरतनाट्यम भी करती हैं, ओडिसी नृत्य कला भी जानती हैं वो। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इससे सवाल खूब पूछता है आपका जो एसएससी है ना, कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। जैसे देखेंगे आप, बिस्मिल्ला खां का नाम आपने सुना होगा, शहनाई वादक। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इनको पद्म विभूषण मिला है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जिसको भी संगीत अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, कोई भी पद्म पुरस्कार मिल चुका है, भारतीय राष्ट्रीय सम्मान को भी, जैसे नेशनल अवार्ड होता है वो मिल चुका है, या फिर आपका भारत रत्न मिल चुका है, वो सारे नाम आपको पिछले 7-8 साल का याद रखना पड़ेगा। और ये लोग तो फेमस है, जैसे बिरजू महाराज आप देख रहे हैं, सोनल मानसिंह, ये ऑप्शन में रहेंगे तो आसानी से आप एलिमिनेट कर लेंगे इनको। यहाँ पे देखिए, अगर आपको पता है तो बिरजू महाराज, सोनल मानसिंह के बारे में आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो इनको भी मिला है पद्म विभूषण, और सोनल मानसिंह को भी मिला है, तो ये दोनों हो जाएगा आपका। शोभना नारायण मैंने आपको बताया था ना, अभी शोभना नारायण का नाम हमने कही, शोभना नारायण ये जो है किससे जुड़ी हुई है? कथक से। कथक से एक आपका, आपको मैंने बताया था मालविका सरकार, है ना, मालविका सरकार, ये भी है आपके कथक। तो ये दोनों देखिए, चारों ऑप्शन ऐसे ही है। तो जो पुराने कलाकार हैं उनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, तो ये याद रखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने एक बोला आपका, बिस्मिल्ला खां शहनाई बजाते थे, बिस्मिल्ला, बिस्मिल्ला खां, ये शहनाई बजाते थे। इनको मिला है सारे पद्म श्री अवार्ड, आप कह लें सारे पद्मा अवार्ड मिला है इनको।
सारा पद्मा अवार्ड मिला है, तीनों का तीनों मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, तो इनका नाम याद रखेंगे। संगीत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, भारत रत्न भी मिल चुका है। तो अब इनका नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। तो जो पुराने कलाकार है ना, उनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। जैसे एक जाकिर हुसैन साहब है, तबला बजाते हैं, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब की बात करें तो ये तबला वादक थे, तबला वादक। इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण, विभूषण मिला है, प्लस भूषण भी मिला है। इनको पद्मश्री भी मिला है, पद्मश्री भी मिल चुका है। साथ में ये ग्रैमी पुरस्कार भी याद रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है ना। तो ऐसे ऐसे नाम आपके पास होने चाहिए, ऐसे नाम का कलेक्शन आपके पास होने चाहिए। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, इनको भी आपका पद्म विभूषण मिला है, भूषण मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का भी नाम याद रखेंगे। बांसुरी बजाते थे, हरा हरा बांसुरी होता है ना, बांसुरी हरा हरा, तो ऐसे याद रख लेंगे। सोनल मानसिंह, मैंने आपको बताया कि सोनल मानसिंह जो है आपका भरतनाट्यम और क्या कहते हैं, ओडिसी नृत्य, दोनों से संबंधित है ये। भरतनाट्यम प्लस ओडिसी, ओडिसी दोनों नृत्य कला से ये संबंधित है। बिरजू महाराज का मैंने आपको बताया कि बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, ये सारे महाराज जो हैं आपके कथक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो उत्तर प्रदेश से कौन सी नृत्य शैली संबंधित है भाई? भरतनाट्यम है कि कथक है? भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। ये मणिपुर से हो जाएगा, ओडिशा ओडिशा से हो जाएगा। तो बड़ी आसान था आपके लिए ये आंसर करना। नेक्स्ट है 2020 में निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन महोत्सव में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकारों पर वृत्त चित्र प्रदर्शित किए गए थे? तो ये किया गया था आपका नृत्यांजलि पर, नृत्यांजलि, नृत्य महोत्सव में नृत्यांजलि, सॉरी, नृत्यांजलि पे किया गया था। नृत्यांजलि, नृत्य कलाकारों पर वृत्त चित्र प्रदर्शित किया गया था नृत्यांजलि। देखिए 19 जो कोविड-19 आया था 2020 में, उस महामारी के बाद नृत्यांजलि ऑनलाइन महोत्सव आयोजित किया गया था और इसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकारों पर आधारित वृत्त चित्र और प्रस्तुतियां दिखाई गई थी। मतलब जो शास्त्रीय कलाकार थे उनके पूरे जीवन के बारे में दिखाया गया था, कैसे संघर्ष किया, जो अचीवमेंट, वृत्त चित्र का मतलब होता है पूरे उनका जीवन का सार दिखाया जाता है कि कैसे स्ट्रगल किया, कहाँ कहाँ परफॉर्म किया, क्या उनके अचीवमेंट्स रहे थे, क्या स्ट्रगल रहा, क्या उन्होंने देश को, विदेश को, मतलब दुनिया को देख गए, ये सारी चीज होता है। अगला प्रश्न है भारतीय लोक नृत्य। अच्छा, यहाँ पे हमने नृत्य पे कोई बात नहीं करी, तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं तो हर जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, 8 शैलियां हैं इसमें। जो संगीत नाटक अकादमी है ना, ये 8 नृत्य शैली को शास्त्रीय नृत्य का मान्यता देता है। संगीत नाटक अकादमी, अकादमी के द्वारा 8 जो नृत्य है उसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। एक आपको भरतनाट्यम याद है, भरतनाट्यम याद है, कहाँ का है ये? तमिलनाडु का है। इसकी खासियत क्या है? सबसे पुरानी परंपरा मानी जाती है, भरत मुनि को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में ही इसका वो माना जाता है कि ये तमिलनाडु से ही शुरू हुआ था। अर्काट जिला में एक जगह है आपका चिदम्बरम, है ना, चिदम्बरम से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। ऐसे कथकली का भी मैंने आपको बताया, ये भी साउथ से ही है। सबसे बढ़िया इसका प्रशिक्षण संस्थान कलामंडलम है, केरला में पड़ता है। तो भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु पता हो गया। कथक, कथक आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसमें कथा कहने की कला होती है, कथा कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम संस्कृति से ही संबंधित होता है। इसके अलावा कथकली, कथक और कथकली में ना आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कथकली, यहाँ पे ल दिख रहा है ना, यहाँ पे कहीं ल दिख रहा है नहीं, तो इसलिए ये केरल हो जाएगा। केरल है ना, यहाँ ल दिख रहा है आपका, तो इसलिए आप केरल कर दीजिएगा। ये भी इसमें नृत्य और नाटक दोनों होता है और अक्सर मास्क पहन के, मुखौटा पहन के, और जो भी पात्र होता है उसका मुखौटा पहन के और नृत्य किया जाता है। फिर इसी तरीके से कुचिपुड़ी होता है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। कैसे इसको याद रख सकते हैं? देखिए कोई मजाक में भी आपको कच्ची पुड़ी कहाँ खिला सकता है? अंधेरे में खिला सकता है, ऐसे तो नहीं खाएंगे आप। तो कच्ची पुड़ी का याद रखिए कि ये यक्षगान शैली पर आधारित होता है। इसमें नृत्य और अभिनय दोनों होता है। इसमें क्या होता है, ये सब विशेषता है, आपको याद रखना पड़ेगा। नृत्य और अभिनय, अभिनय दोनों ही होता है। कच्ची पुड़ी, कच्चा पुड़ी आंध्र याद रहेगा ना। और कौन सी शैली होता है ये? तो आपका यक्षगान शैली होता है। ठीक है, ऐसे ओडिसी आपको याद रहेगा,
ओडिसी, ओडिशा का हो जाएगा। ओडिशा की परंपरा को इसमें दिखाया जाता है। मणिपुर याद रहेगा, राधा कृष्ण से संबंधित है, याद रखिएगा। राधा कृष्ण के प्रेम कथाओं से संबंधित दिखाया जाता है, इसमें कथा मतलब एक्सप्रेस किया जाता है, जिसे रासलीला बोल सकते हैं। तो मणिपुरी किससे संबंधित है? मणिपुरी जगह तो आप बता देंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि राधा कृष्ण, राधा कृष्ण से संबंधित है। एक आपका बच जाता है सतरिया। सतरिया कहाँ है? असम में। सतरिया, सतरिया है आपका असम, है ना। सतरिया को असम में याद रखिएगा। और माना जाता है कि संत शंकर देव जो थे उनके द्वारा विकसित किया गया था, वैष्णव धर्म का नृत्य है ये। और मोहिनी अट्टम आप जानते ही हैं, केरल का है मोहिनी अट्टम, है ना, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है। तो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो भारतीय लोक नृत्य और जनजातीय कला से संबंधित है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि वारली चित्रकला एक पारंपरिक जनजातीय कला है, कला शैली है। इसकी उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है? तो किस राज्य में? आपने मुंबई में, महाराष्ट्र में आपने सुना होगा कई बार वारली, है ना, वारली सुना होगा, तो इसलिए आप इसका तो आंसर सही से कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ चित्रकला याद रखना पड़ेगा भाई। चित्रकला जैसे मधुबनी कला एक बड़ा फेमस है, मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग आपने सुना होगा। ये कहाँ का है? बिहार का। इसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे सबका डिजाइन बनाया जाता है ना, मतलब प्राकृतिक रंग बनाया जाता है, जो नेचर से पेड़ पौधों से ही तोड़ ताड़ के और इसका कलर निकाला जाता है और बनाया जाता है। ऐसे ही आप झारखंड में भी देखेंगे, तो झारखंड में भी ऐसे ही होता है कुछ कुछ। जैसे यहाँ पे होता है एक पटचित्र, वैसे आपको पटचित्र याद रखना पड़ेगा। उड़ीसा का भी कपड़ा पे बनाया जाता है, कपड़ा का जो होता है ना टुकड़ा, उसी को कहते हैं पट, और इसमें भगवान जगन्नाथ का। तो एक पट्टचित्र याद रखेंगे, पट्टचित्र या पट्टचित्र लिखा रहता है। ये कहाँ का है? ओडिशा का। ओडिशा का। ये किस पे किया जाता है? तो कपड़ा या पत्ता पे, इसी को पट कहा जाता है, कपड़ा या पत्ता। अच्छा, इसमें क्या होता है? तो भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ और भगवान जगन्नाथ से संबंधित उसमें चित्रण किया जाता है, पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्रण किया जाता है। कलमकारी आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। कलमकारी, कलमकारी कहाँ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है, ठीक है। ये भी कपड़ा पर ही किया जाता है, हाथ से चित्र बनाए जाते हैं इसमें, और ज्यादातर धार्मिक होता है। इसके अलावा एक याद रखेंगे आप, पटुआ चित्रकला पश्चिम बंगाल में होता है। पटुआ, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल याद रखेंगे। गोंड चित्र आप जानेंगे, गोंड से, गोंड कहाँ पड़ेगा? एमपी में, एमपी में होता है। ये भी इसमें बिंदु और रेखा के माध्यम से जानवरों का या पेड़ पौधों का सुंदर सुंदर चित्र बनाया जाता है। तो इन सब की अपनी अपनी खासियत है। वारली चित्रकला की बात करें हम, तो इसमें महाराष्ट्र के सह्याद्री क्षेत्र में इसका उत्पत्ति माना जाता है। वारली जनजाति के द्वारा ये किया जाता है खास करके। और मिट्टी की दीवार पर सफेद रंग का, मतलब चावल के घोल बनाए जाते हैं सफेद, और उससे बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ देखेंगे कि जैसे यूपी बिहार झारखंड में आप देखेंगे, झारखंड में जनरली लोकल वाले तो नहीं करते हैं, लेकिन कोबर का एक प्रथा है। जैसे नया शादीशुदा जोड़ा जो होता है वो जाता है, तो वहां पे चावल से फिर गेरुआ रंग से ऐसा बनाया जाता है, तो वो भी दीवार पे ही बनाया जाता है। तो ये भी क्या करते हैं? मिट्टी के दीवार पे बनाते हैं सफेद रंग से, तो सफेद रंग के लिए चावल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि नेचुरल कलर, मतलब क्या कहते हैं, प्राकृतिक रंग, मधुबनी पेंटिंग में जो बताया, तो ये पेड़ पौधों से ही निकाल के रंग निकाल बनाए जाते हैं, है ना। तो इसमें मानव आकृति बनाया जाता है, प्रकृति से संबंधित पेड़ पौधे चित्र बनाए जाते हैं, पहाड़ पत्ती पशु पक्षी दैनिक जीवन से संबंधित ज्यामितीय आकृति बनाई जाती है, ठीक है। एक वर्णी होता है, और थीम इसका क्या होता है, मतलब कब बनाया जाता है? तो विवाह, खेती, नृत्य या प्रकृति के टाइम में। ऐसे ही कोबर जो होता है शादी के टाइम में स्पेशली बनाया जाता है। तो ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ऐसे ही आपसे कुछ पूछता है, जैसे रंगोली आप देखेंगे। रंगोली कहाँ का है? महाराष्ट्र का। फेमस है कहाँ से? मतलब शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? महाराष्ट्र से। ऐसे ही आपका गोदना होता है, वो बिहार में होता है। हप्पन होता है एक, जिसको कि ऐपन, ऐपन गांव में आदमी देखेंगे, जनरली लोकल भाषा में आदमी कहता है। तो गोदना कहाँ का है? गोदना या ऐपन नहीं होता है, हप्पन होता है, लेकिन कह देते हैं हम लोग। तो ये कहाँ का है? बिहार का। बिहार का ये कला है, याद रखेंगे आप। ऐसे ही आपका चौका पूरन होता है एक, चौका पूरन होता है, चौका पूरन, ये उत्तर प्रदेश में होता है। वैसे
उत्तर प्रदेश माना जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि बिहार में, झारखंड में हर जगह चौका पूरन होता है। जैसे शादी ब्याह होगा, कोई भी पूजा पाठ होगा, सत्यनारायण भगवान का कथा होगा, कोई भी पूजा पाठ होगा ना, तो जहाँ पे पूजा होना है ना, ऐसे कुछ बनाया जाता है शेप, और ऐसे ऐसे कुछ कुछ डिजाइन इधर बनेगा, ऐसे ऐसे कुछ स्क्वायर शेप का, थोड़ा बहुत याद है मुझे। तो ये बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आपका चौका पूरन हो जाता है। फिर एक आपसे पूछता है मेहंदी। मेहंदी कहाँ का है? राजस्थान। याद रखिए भाई, राजा महाराजा की जो बेटी बहुएं होती थी वही मेहंदी लगा के बैठ सकती थी। बाकी काम जिसको कमाना है, खाना है, वो कहाँ करेगा? गरीब आदमी कहाँ से करेगा? तो ऐसे लिंक रख सकते हैं कि मेहंदी की शुरुआत कहाँ से, ये मेहंदी कला कहाँ से है फेमस? राजस्थान से है। उनकी राजाओं की बेटी बहुएं लगा के घूमती थी, बैठे रहती थी भाई, उनके यहाँ दाई वगैरह काम करती थी ना, ऐसा करके। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में राउत नाच नृत्य रूप के माध्यम से हिंदू धर्म का कौन सा पहलू प्रतिबिंबित किया जाता है? तो इसमें भगवान कृष्ण की स्मृतियां, मतलब भगवान कृष्ण की एक तरह से समझिए कि कहानी इसमें प्रस्तुत किया जाता है यदुवंशियों की तरह। यदुवंशियों में यादव वंश के जो होते हैं उनमें ज्यादातर कृष्ण भगवान को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये भी यदुवंशी थे, है ना। तो बस उनके ही बचपन के जो बाल काल में जो भी उन्होंने कांड किए थे, मतलब जो मस्ती मजाक किए थे, उसी को दिखाया जाता है इसमें। देवउठनी एकादशी के समय में किया जाता है, कार्तिक माह में आता है ये। ऐसे ही राठवा नीघेर डैश के राठवा जनजाति समुदाय का एक जनजातीय नृत्य है। तो ये जनजाति कहाँ की है? अगर पता होता तब भी आप कर लेते, तो गुजरात की जनजाति है, ये याद रखेंगे आप। राठवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। समूह में नृत्य करती हैं गोला बना के। ऐसे ही यहाँ भी एक झूमर होता है, झारखंड में सारी औरतें गोला बना लेंगी। वैसे शादी ब्याह में करती हैं, गोला बना लेंगी, दो दो साइड बन जाएंगी, है ना। तो एक साइड इधर खड़ा रहेगा, एक साइड इधर खड़ा रहेगा, और कुछ ऐसे होता है जीतना हारने का, कुछ जाएंगी शायद गीत गाते जाती हैं, और फिर उधर वाली आएंगी, ऐसे करके कबड्डी जैसे खेलते हैं ना हम लोग, ऐसे ही कुछ खेलती हैं। बाकी सहरूल वगैरह में भी यहाँ का, झारखंड का आप देखेंगे कि नृत्य फेमस है। वो एक दूसरे का हाथ लॉक करके सारी औरतें करती हैं। निम्नलिखित में से किस देवता से कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य डोलू कुनीथा संबंधित है? तो डोलू कुनीथा याद रखिएगा, ये कुरुबा समुदाय के द्वारा किया जाता है। भगवान शिव के भक्त होते हैं ये, भगवान शिव को ये मानते हैं। तो इसमें भगवान शिव आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डोलू कहते हैं खास करके एक बड़ा सा ढोल होता है, ड्रम होता है, उसी को डोलू कहा जाता है, और नृत्य करते हैं, तो डोलू नृत्य इसका नाम हो गया। नेक्स्ट है कोली डैश के कोली मछुआरा समुदाय का नृत्य है। तो कोली आपने ऐसा नाम ना वहीं पे सुना होगा, महाराष्ट्र के लिए ही सुना होगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। वहां के जो मछुआरा होते हैं उनके द्वारा नाव चलाने, मछली पकड़ने के कार्य को दिखाया जाता है इस नृत्य के माध्यम से। नेक्स्ट है मयिलाट्टम केरल और डैश में महिला नर्तकियों द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक धार्मिक नृत्य है। तो ये तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। तो जो तमिलनाडु की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो मई मयिलाट्टम, केरल और तमिलनाडु दोनों में याद रखेंगे आप। वहां की महिला नर्तकियों के द्वारा, मतलब खास करके महिलाओं के द्वारा, ये पूछ लेगा आपसे तो खास करके महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है ये। भगवान मुरुगन जो कार्तिकेय थे उनको समर्पित है। उधर मुरुगन भगवान जो है बड़े प्रसिद्ध हैं, मतलब उनकी मान्यता बड़ी है वहां पे। तो दोनों जगह किया जाता है, तमिलनाडु और केरल दोनों में। मरियल का मतलब, मईल का मतलब होता है मोर, है ना। यहाँ पे जो मईल दिखता है आपका, मईल का मतलब होता है मोर। निम्नलिखित में से किस राज्य में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो छऊ नृत्य की उत्पत्ति देखिए 3 राज्य से मानी जाती है, मतलब 3 राज्य से ये संबंधित है। कौन कौन सा? तीनों पड़ोसी राज्य ही हैं आपके। यहाँ पे एक झारखंड दिया हुआ है, झारखंड के अलावा आपको वेस्ट बंगाल भी याद रखना है, और आपको उड़ीसा भी याद रखना है, उड़ीसा भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए ये तीनों जगह फेमस है। अच्छा, इसकी 3 शैलियां हैं, 3 राज्य से संबंधित है, तो इसकी शैलियां भी 3 हैं और तीनों राज्य से संबंधित है। जैसे एक पुरुलिया है, पुरुलिया शैली, कभी आपसे पूछ लेगा कि इसमें से बताइए कि कौन सा छऊ नृत्य की शैली नहीं है, तो एक पुरुलिया शैली है, पुरुलिया छऊ इसको कहा जाता है, पुरुलिया छऊ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पुरुलिया छऊ कहते हैं इसको, छऊ, पुरुलिया छऊ। तो ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना, पश्चिम बंगाल का है। ऐसे ही सरायकेला छऊ है, सरायकेला छऊ। तो ये कहाँ पे, सरायकेला कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है झारखंड में, तो झारखंड का हो गया ये, मतलब झारखंड में ये प्रसिद्ध है। और मयूरभंज, मयूरभंज सॉरी, मयूरभंज ये आपका पड़ता है उड़ीसा में, तो उड़ीसा में, उड़ीसा, ठीक है।
तो छऊ का जो मयूरभंज शैली है ज्यादातर आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। सरायकेला छऊ जो है ये झारखंड में, और पुरुलिया शैली जो है ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग, भारत के किस राज्य से संबंधित है? जो चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग है ये भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ये पारंपरिक कला है। इसमें लंबे कपड़े और स्क्रॉल पर पौराणिक कथाएं चित्रित किए जाते हैं। मुख्य रूप से काकतीय परंपरा से संबंधित है ये। थीम इसका रामायण महाभारत की जो कथाएं होती है उसको इस पे उकेरा जाता है। जो कपड़ा का या स्क्रॉल का पट्टी होता है उस पे एक तरह से कथा चित्रण होता है, मतलब कथा एक्सप्रेस किया जाता है। कथा से संबंधित मतलब कथा इस पे एक तरह से एक्सप्रेस किया जाता है रामायण महाभारत से संबंधित जो है। कौन सी चित्रकला शैली मिट्टी की दीवारों पर सफेद रंग का उपयोग करके अपनी एक वर्णी शैली के लिए जानी जाती है? तो एक वर्णी शैली के लिए आपका वर्ली जाना जाता है। वर्ली हमने ऊपर पढ़ा भी है। तो वर्ली चित्रकला कहाँ से संबंधित है? पहले तो महाराष्ट्र का है। मिट्टी की दीवार पर सफेद, तो चावल का इस्तेमाल करते हैं उसमें। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता होता है कि एक वर्णी होता है। एक वर्णी शैली है, सरल ज्यामितीय आकृति इसमें बनाई जाती है, रंगीन और जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं। गोंड मधुबनी में है ना। गोंड आपका एमपी में पड़ता है। गोंड कहाँ पड़ेगा? एमपी में पड़ेगा। और बिंदु और रेखा आधारित पैटर्न होता है, मतलब जो डिजाइन बनाया जाता है ना ऐसे बिंदु बिंदु के माध्यम से बनाया जाएगा या रेखा के माध्यम से बनाया जाता है, इस्तेमाल होता है रेखा और बिंदु। कलमकारी चित्रकला में मुख्य रूप से कलमकारी चित्रकला में रूपरेखा बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कलमकारी में बांस के कलम का इस्तेमाल किया जाता है। बांस के कलम का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है, तो आपको एक मधुबनी याद रखना है। मधुबनी चित्रकला, इसकी खासियत आप जान लेंगे। देवी देवता, पेड़ पौधे बनाए जाते हैं, प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल होता है। बिहार में है। वारली महाराष्ट्र में है। आपने देखा यहाँ पे जो यहाँ पे एक कलमकारी, ये भी याद रखिएगा कि कलम जो होता है इसमें बांस की लकड़ी का होता है, बांस का कलम होता है। पटचित्र होता है उड़ीसा में कपड़े पे, बड़े से कपड़ा या पट्टी पे बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ का पौराणिक कथा बनाया जाता है। कलमकारी आपने आंध्र प्रदेश में पढ़ा। ठीक है, ऐसे ही एक फंड चित्र होता है, वो भी याद रखेंगे, राजस्थान का है। लोग वहां ये भी लंबे कपड़े पे बनाया जाता है। और इसमें भी लोग जो लोक देवता होते हैं ना उनका, उनसे संबंधित इसमें कहानी उकेरा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत वाद्य यंत्र और गायक से संबंधित। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत पद्धतियों के बीच निम्नलिखित में से कौन से या सी समानता है? हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत, देखिए जब इस्लाम का वो हुआ 12वीं सदी के बाद, जब इस्लाम का आक्रमण हुआ कह लें, या फिर जब प्रवेश हुआ इस्लाम का, उसके बाद जो है ना ये संगीत हमारा बढ़ गया। जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के संगीत है ना उसको कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मुख्य है आपका राग ताल पर आधारित होता है। मेन जो डिफरेंस है राग और ताल से संबंधित डिफरेंस ही देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए इसमें ना कर्नाटक संगीत से आप एक याद रखेंगे, कर्नाटक कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति से सवाल पूछा जाता है। कर्नाटक संगीत त्रिमूर्ति कौन है? त्रिमूर्ति इसके कौन है? तो एक याद रखेंगे आप, त्यागराज। त्यागराज। दूसरा आपको नाम रखना है श्यामा शास्त्री। श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री। और तीसरा नाम याद रखेंगे मुथु स्वामी। मुथु स्वामी है ना। इन तीनों को मिला के कहा जाता है त्रिमूर्ति। कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति से सवाल आपको आगे मिलेगा भी। तीनों तमिलनाडु के थे और इस संगीत में, कर्नाटक संगीत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इनको कहा जाता है कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति। याद रखेंगे नाम, अक्सर सवाल पूछा जाता है। इसमें भी आपको एक सवाल आगे देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है भारतीय शास्त्रीय संगीत का कौन सा रूप मंदिरों में भक्ति उपासना के अंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, विशेष रूप से केरल में? तो ये किया जाता था सोपान संगीतम। सोपान संगीतम किया जाता था। मंदिर परंपरा से जुड़ा हुआ है, मतलब मंदिरों में किया जाता था ये नृत्य। और भक्ति अनुष्ठान के दौरान प्रस्तुत किया जाता था, धीमी गंभीर। अब देखिए मंदिर में होगा तो एक तरह से भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है। तो वहां पे तड़क भड़क ये हमारा बॉलीवुड डांस तो नहीं चलेगा, बॉलीवुड वाला म्यूजिक नहीं चलेगा। तो ये बड़ा धीमी गंभीर और आध्यात्मिक होता था। ठीक है, नेक्स्ट है 1998 में किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। याद रखिएगा ये जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी है ना, ये भी कर्नाटक गायिका हैं। इनको कर्नाटक संगीत की
सम्राज्ञी कहा जाता है या गीतों की साम्राज्ञी के नाम से भी जाना जाता है इनको। सॉरी, गीतों की साम्राज्ञी के नाम से भी इनको जाना जाता है। गीतों की साम्राज्ञी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये जो है 1966 में यूएनओ में इन्होंने परफॉर्म किया था। 1966 में यूएनओ का जो महासभा होता है, महासभा, इसमें इन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया था और वहां नृत्य प्रस्तुत करने वाली पहली भारतीय कलाकार बन गई थी, मतलब ये पूछा जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा इनको भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न मिल चुका है आपका। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिला है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है इनको, मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इसके अलावा पद्म भूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें सवाल है आपका, एक को रैमन मैग्सेसे से मिला है और यूएनओ की जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसमें इन्होंने प्रदर्शन किया था 1966 में। तो ये याद रखेंगे, भारत रत्न से भी ये सम्मानित है, पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका है ये। दक्षिण भारत का जो संगीत है उसको कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाता है। अरुणा साईराम की बात करें तो ये भी कर्नाटक गायिका हैं और इनको भारत रत्न नहीं मिला है। बाकी शुभा मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। किशोरी अमोनकर ये भी हिंदुस्तानी है, जयपुर घराने से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा दो अलग अलग कार्यों के लिए दो नलिकाओं के उपयोग के कारण एक मिश्रित सुशिर वाद्य यंत्र है? मतलब दो तरह की नालिका होती है उसमें, है ना। तो ये है मगुड़ी, मगुड़ी कहा जाता है इसको, मगुड़ी। दो नालिकाएं होती है, एक धूम के लिए होता है और दूसरा जो होता है सहायक स्वर के लिए होता है, ड्रोन के लिए होता है। तो मिश्रित सुशीर वाद्य कहा जाता है। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है आपसे कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसका प्रकार पूछा जाता है, वाद्य यंत्रों का प्रकार पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैसे आपका सुशीर बोला, यहाँ पे सुशीर मतलब वायु यंत्र होता है, ये सॉरी वायु वाद्य यंत्र होता है, जैसा वायु वाद्य यंत्र होता है। वाद्य यंत्र मतलब ये हवा के फूंक से चलाता है, जैसे बांसुरी हो गया, उसमें फूंक मारते हैं ना, शहनाई हो गया, पुंगी हो गया, ये याद रखेंगे आप, शहनाई, पुंगी या बांसुरी है, ऐसे पूछ लेता है सवाल। एक है आपका टाट। अच्छा, इसको सुशीर वाद्य यंत्र भी कहते हैं, वायु या सुशीर, सुशीर भी याद रखेंगे। दूसरा आपको याद रखना है घना, घना या फिर घोष वाद्य यंत्र, है ना, शॉर्ट में लिख दीजिए वाद्य यंत्र। जैसे घुंघरू हो गया, मजीरा हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? घुंघरू, मजीरा, मजीरा हो जाएगा। तीसरा आप याद रखेंगे, तीसरा होता है आपका टाट या फिर इसको कहते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? वीणा, इसमें स्ट्रिंग होता है ना, उसको खींचने से अलग अलग आवाज निकलता है। तंबूरा भी होता है, सितार होता है, तंबूरा, सितार, सितार होता है ना। एक होता है अवनद, 4 नंबर याद रखिएगा, अवनद। अवनद कहने का मतलब क्या है? टक्कर मार के, टक्कर। तो ये नहीं लिखा रहेगा कि टक्कर मार के, कौन सा इसमें से अवनद वाद्य यंत्र है, ऐसे पूछेगा। इसमें से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है, तो आपको सुशीर का मतलब पता होना चाहिए, टाट का मतलब पता होना चाहिए, अवनद का मतलब पता होना चाहिए। तो अवनद कहने का मतलब है कि उसमें टक्कर मार के बजाया जाता है। तो जैसे तबला हो गया आपका, तबला, मृदंग हो जाएगा, मृदंगम, मृदंगम हो जाता है। ये आपका झाल एक होता है, हमारे यहाँ ढोल होता है, झाल होता है। तो ये सारा आपको ऐसे याद रखेंगे। क्लैरिनेट की बात करें तो ये एकल नली वाद्य है। कोम्बू घुमावदार सिंग होता है, इसमें हॉर्न होता है, ये भी एकल ध्वनि होता है। और शंख भी सुशीर वाद्य है और एक ही ध्वनि होता है, मतलब एक ही साइड से, इसमें एक ही साइड होता है जहां से हवा निकलता है या जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपनी उन कृतियों की रचना के लिए प्रसिद्ध है जो अपनी मननशील, चिंतनशील प्रकृति और धीमी, समृद्ध एवं अलंकृत शैली के माध्यम से राग के सार को ग्रहण करने पर बल देने के लिए जानी जाती है? तो यह है मुत्तुस्वामी दीक्षितर। मुत्तुस्वामी दीक्षितर जो है, इनकी रचनाएं धीमी, गंभीर, अलंकृत और दार्शनिक होती थी। राग की गहराई को प्रस्तुत करती है ये, और वे कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है। नहीं, हाँ, मुत्तुस्वामी, ठीक है, मुत्थुस्वामी या मुत्तुस्वामी लिखा रहता है। तो 3 नाम आपको याद रखना है। एक
मुथुस्वामी हो जाएंगे। पूरा नाम इनका मुथुस्वामी दीक्षितर था। इसके अलावा एक श्यामा श्यामा शास्त्री शास्त्री और एक नाम तो बड़ा ही फेमस है भाई, त्यागराज। तीनों याद रखेंगे आप, तीनों ही तमिलनाडु से थे। रामानुज की बात करें तो ये त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है, त्यागराज तो हैं त्रिमूर्ति में शामिल है, लेकिन ये भक्ति प्रधान थे, सरल थे। कुमार स्वामी कुट्टी, इनका इससे कोई संबंध नहीं है। दावंडी मुख्यतः भारत के किस राज्य का प्रमुख आघातवाद यंत्र है? तो दावंडी की बात करें तो किस टाइप का आघातवाद यंत्र बोला ना यहाँ पे? आघात कहने का मतलब क्या है? जिसमें टक्कर मारा जाता होगा, है ना, टक्कर मारा जाता है, तो आघातवाद तमिलनाडु हो जाएगा। अच्छा, दावंडी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। आघातवाद यंत्र है, इसका उपयोग लोक और धार्मिक आयोजन में किया जाता है। यहाँ पे चंडा प्रमुख वाद्य यंत्र होता है ना। उड़ीसा में मर्दला होता है, पंजाब में ढोल होता है, यहाँ पे भी आप देखेंगे, झारखंड में भी देखेंगे ढोल, बड़े बड़े नगाड़ा बजाया जाता है। किस वाद्य यंत्र को आघातवाद या तालवाद दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये होता है तबला। तबला एक प्रमुख तालवाद है जो संगीत में ताल बनाए रखने का काम करता है और इसे हाथों से बजाया जाता है। संतूर जो है ना, ये तारवाद है, हथौड़े से बजाया जाता है। सरोद में भी तार होगा। बांसुरी सुशीर होता है। तो ये आपको टाइप जानना पड़ेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के साथ अपने सहयोग के लिए जाना जाता है? तो कौन है? तबला कौन बजाता था? जाकिर हुसैन साहब बजाते थे, जाकिर हुसैन। देखिए, इसमें आप नाम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कुछ कलाकारों का ऐसे सीधे नाम आपसे पूछता है। तबला में एक जाकिर हुसैन याद रखेंगे। बला, देखिए जाके कहते हैं जागो राखे साइया मार सके ना कोई, हर बला टल जाएगा। तबला में बल दिख रहा है आपको, बला, तो हर बला उसके सिर से टल जाएगा जिसको रखेगा साइया, जाके राखे साइया, ऐसे करके याद रख लेंगे। एक आपको इसमें याद रखना होगा अल्लाह राखा, अल्लाह रखा इनका नाम ही है, तो अल्लाह राखा हो जाएंगे, अल्लाह राखा, है ना। इसमें एक गुद्दई महाराज आएंगे, एक गुद्दई महाराज, महाराज, गुद्दई महाराज। इसमें महाराज महाराज करके खूब से आते हैं। एक लतीफ खां, लतीफ, हाँ। अच्छा, ये बताइए, इसको हम रिलेट करना चाहे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। बल, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, तो तबला के साथ बला टल जाएगा भाई, तो बला तबला के साथ लिंक कर लेंगे। अल्लाह रखे, है ना, तो हर अल्लाह अगर रखना चाह रहे हैं, जिंदा रखना चाह रहा है, आपके ऊपर मेहरबान है, तो हर बला टल जाएगी, ये भी बात सही है। गुद्दई का, गुद्दई महाराज तो कहते हैं ना गुदड़ी कलाल है, तो गुदड़ी कलाल भी कैसे बचता है भाई? बड़ी मुसीबत में जो बच्चा पलता है बढ़ता है, उसी को तो कहते हैं ना गुदड़ी कलाल है ये। तो ऐसे याद रख लें, उसके सिर से भी हर बला टल जाता है, क्योंकि भगवान की कृपा होती है। लतीफ, लतीफा आपने देखा है, जैसे आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा, जब भी उसमें कुछ मजाक वाला वो लतीफे सुनाते हैं या मजाक या कोई लाइन बोलता है, तो उसपे तबला बजाया जाता है ना। तो लतीफा जहां सुनाया जाता है, जो भी लतीफा सुनाता है, वहां पे आप देखेंगे कि तबला बजता है भाई, है ना। तो ऐसे करके याद कर लेंगे। इसी तरीके से आपका बांसुरी में पन्नालाल घोष आप याद रखेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया, इसको भी लिंक कर सकते हैं आप। बांसुरी, बांसुरी, बांसुरी में कौन से हो जाएंगे? एक तो पन्नालाल याद रखेंगे, पन्नालाल, पन्नालाल। उसके बाद हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद, बस इतना ही लिख रही हूं मैं, क्योंकि यहीं से हम लिंक करने वाले हैं। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी नहीं, कुंजमणि, कुंज बिहारी से हम इसको लिंक करेंगे। बस ये तीन देख लीजिए। देखिए, बांसुरी जब बच्चा जैसे स्कूल में होता है, कृष्ण दिवस क्या कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी होता है, तो बच्चे को आप, बच्चे की जो बांसुरी होती है उसको कैसे पन्ना से, लाल पन्ना से, हरा पन्ना से, लाल पन्ना से सजा के भेजते हैं ना, रैप करके भेजते हैं ना। और बांसुरी कौन बजाता था? कुंज बजाते थे ना। आरती कुंज बिहारी की, कुंज बिहारी याद है क्या आपको? कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे, तो ये तीनों याद हो जाएगा आपको, बांसुरी वाला ये तीनों याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक सारंगी वाला एक याद रख लीजिएगा, उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु, हाँ, ये क्या बजाते थे? सारंगी। देखिए, रंगी, रंग बिरंगा बिंदु होता है ना, बिंदी कैसा होता है? बिंदी तो औरतें लगाती है ना, रंग बिरंगा लगाती हैं। एक है आपका, एक आता है सिमझिन, सिमझिन है यंत्र, सॉरी वाद्य यंत्र है सिमझिन। इसमें आते हैं आपका जुबिन मेहता, जुबिन
मेहता। कैसे याद रखेंगे? सिमझिन यानी कि समझाना, किसी को समझाते हैं कैसे? जुबान से ही तो समझाते हैं ना आप। कैसे समझाते हैं किसी को? समझाते हैं आप, जुबान से समझाते हैं। एक पखावज है, इसमें छत्रपति सिंह को याद रखेंगे। पखावज, 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 पखावज में आप छत्रपति, छत्रपति। अब देखिए पंखा, पंखा नहीं, अगर छत, छत नहीं है तो आप क्या करते हैं? छत, ठीक है। जब आप छत पे होते हैं तो पंखा होता है क्या वहां पे? हाथ वाला पंखा लेके जाना पड़ता है भाई। सीलिंग फैन, सीलिंग पे ही तो लगाएंगे, तो छत के नीचे रहेंगे तभी आप लगाएंगे। छत पे कहाँ लगाएंगे? या फिर ऐसे कर लेंगे कि छत पे हम लगाते हैं ना, छत का ही तो पार्ट होता है ना सीलिंग, वहीं पे पंखा लगाते हैं, तो ऐसे लिंक कर लेंगे आप। तो मैंने आपको सितार का भी है, सितार का अगर नहीं याद है तो याद रखिएगा। सितार कैसे करेंगे इसको? विलायत खां इसमें बड़े प्रमुख है। निखिल खां, हाँ देखिए, निखिल खां, एक निखिल खां यहाँ पे देखिए। सितार वादक में आप याद रखेंगे, सितार वादक में निखिल खां, निखिल खां। हमारे जो सितारे होते हैं, सितारे कहाँ खिलते हैं? आसमान में खिलते हैं कि नहीं? सितारे हमारे आसमान में खिलते हैं कि नहीं? विलायत खां भी याद रख सकते हैं यहाँ पे। हमारे जो जमीन के सितारे हैं, विलायत, विलायत खां, जो हमारे जमीन के सितारे हैं, यानी कि एक्टर एक्ट्रेस, हमेशा आप देखेंगे कि विलायत यानी कि देश से बाहर जाके वो करते हैं। एक शाहिद परवेज नाम याद है, याद रखेगा, शाहिद परवेज। हमारे शाहिद खान, शाहिद कपूर क्या है? शाहिद कपूर, शाहिद कपूर जो है, शाहिद परवेज नाम है इनका वैसे। शाहिद परवेज क्या है? सितार, सितार ही तो, सितारा ही तो है ना, हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं ये, सितारा है। बिलात जाके हाँ अक्सर परफॉर्म करते हैं ये लोग, फिल्म की शूटिंग करते हैं। और निखिल, सितारे जो आसमान में तारा होता है, सितारे तारा, सितारा तारा कहाँ खिला रहता है? आसमान में खिलता है। तो ये 3-4 ऐसे कभी के कोई सेशन लेके आऊंगी तो मैं ये पूरा ही रिलेट करके आपको याद करवा दूंगी। चलिए नेक्स्ट आपका घन वाद या इडियोफोन वाद्य यंत्र। घन वाद या इडियोफोन वाद्य यंत्र वे गैर ड्रम आघात वाद्य यंत्र हैं जिन्होंने सम स्वरण की आवश्यकता नहीं होती है। डैश घन वाद का एक उदाहरण है। तो घट्टम है ये, घट्टम है ना, घन वाद है। ये मिट्टी के बर्तन से बना होता है, इसमें ट्यूनिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पुंगी आपको बताया था मैंने, सुशीरवाद है। सारंगी तारवाद है और शहनाई सुशीर है। नेक्स्ट है आपका लोक संगीत और क्षेत्रीय उत्सव से प्रश्न है। लामन की बात करें जिसमें लड़कियों का एक समूह एक छंद गाता है, मतलब एक पंक्ति गाता है, एक स्ट्रेंजा गाता है, और लड़कों का एक समूह गीत में उसका उत्तर देता है जो घंटों तक चलता रहता है। किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य संगीत है? मतलब 2 ग्रुप होता है, लड़कियों का ग्रुप होता है, लड़कों का ग्रुप होता है। तो ये एक लाइन गाएंगी, उसके जवाब में ये गाएंगे बॉयज, है ना, गर्ल्स गाएंगी एक लाइन, एक स्ट्रेंजा, उसके जवाब में ये गाते हैं, फिर ये गाएंगी, फिर तो घंटों चलेगा ही ऐसे। तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, हमारे साइड में याद रखे हैं, मतलब हमारे साइड में याद है मुझे, दुगोला कहते हैं, दुगोला। भाई 2 गोल होता है, मतलब 2 ग्रुप होता है, एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप होगा। ये कुछ गाने के माध्यम से बोलते हैं, उसका जवाब ये देते हैं, फिर उसका जवाब ये देंगे। तो ये दुगोला हम लोग मतलब जनरली कहते थे वहां पे, है ना, घर में या लोकल में, बिहार झारखंड में आप देखेंगे दुगोला कहते हैं, मतलब 2 गोल होता है, इसमें ग्रुप होता है। तो लामन लोक गीत है, हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक संगीत है। प्रश्न उत्तर शैली में ये होता है, लड़का लड़की इसमें हिस्सा लेते हैं। चलिए गुजरात में आप जानते हैं कि गरबा होता है, डांडिया होता है, राजस्थान में मांड होता है, पनिहारी होता है, रागनी प्रमुख है यहाँ पे। नेक्स्ट है हरियाणा के लोकगीतों को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का जो है रागनी के नाम से जाना जाता है। रागनी याद रखना है आपको, रागनी। रागनी वीरता, प्रेम और सामाजिक विषय पर आधारित होता है, ये हरियाणवी बोली है ये। बाकी बिहू आप जानते हैं असम का है, और भांड कश्मीर का है, बाउल पश्चिम बंगाल का है, सूफी भक्ति शैली में ये होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित गीत लोक गीतों को उनके मूल राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो लोकगीत हैं, पनिहारी कहाँ का है आपका? अभी तो यहाँ आपने देखा पनिहारी, अच्छा कहीं ऊपर होगा, चलिए। पनिहारी है आपका राजस्थान का, ये आपका होंग जो है ना मणिपुर का है। वानावान कहाँ है? वानावान आपका जम्मू एंड कश्मीर का है, और बाउल जो होता है ये आपका वेस्ट बंगाल का है। तो ये चारों आपको याद रखना है। पनिहारी राजस्थान का, होंग जोम परबा मणिपुर का है, वानावान जम्मू कश्मीर का है, बाउल है आपका पश्चिम बंगाल का।
पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत एक पारंपरिक रूप से मानसून ऋतु के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है? तो ये होता है आपका कजरी। कजरी होता है, ठीक है। कजरी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी गाया जाता है, लोकगीत है, मानसून या सावन भादो के टाइम में ये गाती हैं। विरह गीत होता है, प्रेम या बिछड़न का जो होता है संगीत वो ये होता है। वर्षा के टाइम में भी गाया जाता है, प्रेम विछड़न के भाव को व्यक्त करने के लिए भी गाया जाता है। भटियाली बंगाल के नाविकों का गीत है और महाराष्ट्र का नृत्य है आपका लावणी, आप जानते ही हैं। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित 1000 वर्ष पुराने मंदिर में डैश दिनों तक आयोजित किया जाता है। तो ये कब तक किया जाता है आपका? 5 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर ये होता है। निम्नलिखित में से कौन से लोकगीत मुख्यतः हरियाणा से संबंधित है? रागनी, भटियाली, मांड या गुलजार। तो मांड आपने पढ़ लिया है, भटियाली भी पढ़ ली है, रागनी भी पढ़ ली है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? रागनी हो जाएगा। रागनी हरियाणा का प्रमुख लोकगीत शैली है, लोक कथाएं, वीरता या सामाजिक विषय से संबंधित होता है ये। मांड और गुलजार इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बोरो पचारीस द्वारा अप्रैल महीने में बैशागु उत्सव मनाया जाता है? तो बैशागु उत्सव जो होता है ना, वो असम में मनाया जाता है। असम में बोरो जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। उनका 9 वर्ष होता है, या फसल का जो 9 वर्ष फसल उत्सव होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाला कौन सा उत्तर भारतीय मेला प्रयागराज में प्रमुख है? तो ये आपको पता है, कुंभ मेला है ना। देखिए कुंभ मेला जो होता है ना, हर 12 वर्ष में होता है। 12 वर्ष में होता है, किस किस जगह पे होता है? तो प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज में होता था, हरिद्वार में, नासिक और आपका उज्जैन में यही 4 जगह होता है, ठीक है। देखिए एक 6 वर्ष पे भी होता है, अर्ध कुंभ कहा जाता है उसको, अर्ध कुंभ उसको कहा जाता है। और एक होता है आपका 144 साल पे जो कब हुआ? 2024 में हुआ, आई थिंक 2024 में 144 साल के बाद हुआ महाकुंभ। ये कब होता है? तो 12 कुंभ के बाद होता है। 12 कुंभ के बाद, 12 आपका 144 हो जाता है ना, 12 कुंभ के बाद होता है ये। 3 याद रखिएगा, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है, और अर्ध कुंभ जो होता है ना, मुख्य रूप से प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। ये कहाँ पे होता है? हरिद्वार प्लस प्रयागराज में होता है। ये इतना चीज आपको याद रखना है, ठीक है। महाकुंभ आपका 2026 में नहीं 2025 में आयोजित हुआ था, मुझे लग रहा है 2025 में नहीं, 24 में हुआ था महाकुंभ, ठीक है। तो वो होता है आपका 12 कुंभ के बाद होता है महाकुंभ। तो ये 144 साल के बाद आया था। अगला है पुष्कर मेला, आप जानते हैं राजस्थान का पशु मेला है। सूरजकुंड मेला हरियाणा का है, हस्तशिल्प मेला होता है। और हेमिस जानते हैं आप, लद्दाख का है, बौद्धोत्सव। उसके बाद है 5वां टॉपिक, भारतीय स्थापत्य कला एवं मंदिर। इससे जो सवाल है उसमें पहला सवाल है आपका, गुफाओं से संबंधित भारतीय वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? धार्मिक प्रयोजन के लिए गुफाओं का उत्खनन। बिल्कुल, ये आप अगर कोई भी गुफा के बारे में आप पढ़े होंगे ना, तो आप बता देंगे अच्छे से। क्योंकि देखिए, जैसे पहला अगर हम बात करें बिहार का, तो बिहार में आपको बराबर की पहाड़ी मिलती है। बराबर की पहाड़ी की गुफाएं यहाँ पे, ये कहाँ है आपका? बिहार में। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 गुफा है। इसके अंदर जो है 4 गुफा है। एक लोमस ऋषि की गुफा है, लोमस ऋषि की गुफा है। दूसरा को कहते हैं कर्ण चौपड़ कहते हैं, कर्ण चौपड़। फिर एक विश्व खोपड़ी के नाम से, और एक सुदामा। अच्छा, ये चारों जो है ना, अशोक के टाइम का माना जाता है। अशोक के टाइम का इसलिए माना जाता है, मतलब क्या प्रूफ है? तो E.M. फोस्टर का एक बुक है, अ पैसेज टू इंडिया जो है ना, उसी में बताया गया है कि ये मौर्य शासक अशोक के टाइम का बना हुआ है। तो आपको याद रखना है, बराबर की पहाड़ी की गुफाएं कहाँ है? तो सुल्तानपुर बिहार में है, और इसके अंदर 4 गुफाएं हैं। लोमस ऋषि की है, सुदामा की पहाड़ी है, कर्ण चौपर है, और विश्व खोपड़ी है। ऐसे ही आपका नागार्जुन की हम बात करें, तो नागार्जुन भी आपका किसी न किसी वो क्या कहते हैं, धार्मिक पर्पज से बनाया जाता था। जैसे प्रमुख आपने पढ़ा होगा एक एलोरा का गुफा,
एलोरा की गुफा की अगर हम बात करेंगे तो एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसमें 34 गुफा है ना। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। इसमें 34 गुफा है और 34 गुफा में 3 धर्म से संबंधित है ये। देखिए यहाँ पे 1 से 12 नंबर जो गुफा है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर 13 से लेके 29 तक जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से लेके जो 34 तक है ना ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो तीनों धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे सवाल तो यही पूछा था आपसे कि गुफाओं से संबंधित भारतीय वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि खास करके ये विशेष रूप से ये धार्मिक प्रयोजन के लिए बनाए जाते थे, बाकी अन्य पर्पज से भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जो इन धर्मों के भिक्षुक होते थे ना उनको दे दिया जाता था रहने के लिए। इसमें जो 16 नंबर का ये जो 34 गुफा है इसमें 16 नंबर का जो गुफा है ना इसको कहा जाता है कि ये कैलाश मंदिर है। इसी में कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर है इसी के अंदर। ठीक है, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था ये, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रकूट शासक था ये, राष्ट्रकूट शासक था। अच्छा, इसी तरीके से आपको याद रखना है अजंता की गुफा। लिखे हम अजंता की गुफा के बारे में, अजंता की गुफा। अजंता की गुफा की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 29 गुफा है, 29 गुफा है। ये इसका आकार जो है घोड़े के नाल की तरह है और बौद्ध धर्म से ये संबंधित है, बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। ठीक है, उसी तरीके से एक बाबा प्यारी की गुफा है जुन्नागढ़ में, है ना। उसके अलावा उदयगिरी खंडगिरी की गुफा भी आप पढ़े होंगे, तो ये भी महत्वपूर्ण है। ये उड़ीसा में है, उदयगिरी, उदयगिरी प्लस खंडगिरी, खंडगिरी ये कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में। चलिए, तो यहां से आपको मिल गया एक आइडिया कि मुख्य पर्पस क्या होता था गुफा बनाने का? धार्मिक पर्पस होता था। जो धार्मिक भिक्षु होते थे उनको दे दिया जाता था उनको रहने के लिए। अगला प्रश्न है निम्न किस मंदिर के गर्भगृह में चतुर्मुख 4 मुखों वाले विष्णु की प्रतिमा है? तो ये है आपका लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, ये खजुराहो एमपी में है। ठीक है, खजुराहो मंदिर है एमपी में। यहाँ पे चतुर्मुख विष्णु, बैकुंठ विष्णु जो है इनकी प्रतिमा है, नागर शैली में बनी हुई है। देखिए यहाँ पे नागर शैली की बात हुई है। 3 मुख्य भारत में मंदिर बनाने की शैली है। एक नागर शैली है, सॉरी चला गया, कौन कौन सी शैली है? एक नागर शैली है, एक आपका द्रविड़ शैली है और एक है आपका बेशर शैली। इस ये ना दोनों का मिश्रण है, नागर प्लस द्रविड़ का मिश्रण है, द्रविड़ का। तो ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच वाले क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया में प्रचलित है, ये आपका साउथ इंडिया में प्रचलित है, साउथ इंडिया में प्रचलित है। और इन दोनों के बीच में आता है आपका बेसर शैली। तो इन दोनों की विशेषताएं यहाँ पे देखने को मिलती है बेसर शैली के मंदिर में। ठीक है, द्रविड़ शैली से ही पूछता है, दक्षिण भारत की जो ज्यादातर मंदिरें हैं वो द्रविड़ शैली में ही है। अब देखिए इन शैलियों में भी ना कुछ आपका उप शैली बन जाता है, जैसे किसी पार्टिकुलर राजा के द्वारा बनाया गया या किसी एक वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया, तो उस नागर शैली में ही थोड़े थोड़े देखेंगे कि आपको उसमें परिवर्तन मतलब थोड़े अलग डिजाइन देखने को मिलेंगे। तो उस खास वंश के नाम से चलने लगता है कि ये सोलंकी नागर शैली मतलब सोलंकी शैली है ऐसे करके। ठीक है, तो ये आप 3 शैली मुख्य रूप से याद रखेंगे। ये नॉर्थ इंडिया में प्रचलित है, साउथ इंडिया में प्रचलित है और इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन एरिया होता है ना, ये बीच वाला कह लें, बीच भारत, मध्य भारत जो है ना, वहां पे आपको बेसर शैली मिलता है। इनमें दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है। अच्छा, द्रविड़ शैली जो है इसमें याद रखिएगा कि इसी से पूछता है आपका गोपुरम। जो द्रविड़ शैली की विशेषता होती है ना, ये बड़े बड़े आपके इसके गेट होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर देखेंगे उसमें बड़ा गेट होता है, उसी को गोपुरम कहा जाता है। यहाँ से आपका सवाल पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा यहाँ पे हो गया मीनाक्षी मंदिर देवी मीनाक्षी को समर्पित है। यहाँ पे बृहदेश्वर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है और दशावतार ये विष्णु को समर्पित है। ये आप तीनों चीज याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे पूछता है कि कौन सा मंदिर किस देवता को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र के दौलताबाद किले के भीतर स्थित स्मारक नहीं है? तो दौलताबाद की हम बात करें तो सिकंदर किला हो जाएगा, सिकंदर किला। देखिए यहाँ पे जो 40 नंबर प्रश्न है
भुवनेश्वर में अवस्थित लिंगराज मंदिर की कौन सी विशेषता नागर स्थापत्य शैली को दर्शाती है? यानी नागर स्थापत्य शैली, नागर शैली मंदिर बनाने की जो है उसकी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। तो सोपान तो नहीं होगा। सोपान कहने का मतलब है कि ऐसे सीढ़ी नुमा आप आकार देखेंगे, मतलब घटता हुआ आप ऐसे करके जाता है। तो ये आपका द्रविड़ शैली की विशेषता है। गोपुरम भी आपको पता है कि द्रविड़ शैली की ही विशेषता है। द्रविड़ शैली में जो गेट होता है, प्रवेश द्वार होता है, उसको गोपुरम कहा जाता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका वक्रानुमा शिखर विमान, ये इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का। लिंगराज मंदिर की अगर हम बात करें तो ये शिव को समर्पित है। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे ये शिव को समर्पित है। साथ में आप याद रखेंगे कि सोमवंशी शासक थे ययाति केसरी, इनके द्वारा ये बनाया गया है। अच्छा, ये तो नागर शैली में है। नागर शैली के अंदर आपको याद रखेंगे कि कलिंग शैली या कलिंग आर्किटेक्ट में ये बनाया गया है। कलिंग शैली कह लें। जैसे ये उप प्रकार है, जो भी नागर शैली है ना, नागर शैली के जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी खास वंश के द्वारा जो मंदिर बनाया गया उसमें थोड़े से स्ट्रक्चर अलग होते थे, तो वो नागर शैली के अंदर ही थोड़ा सा अलग माना जाता था। उन विशेष खास वंश के द्वारा जो बनाया जाता था उनके नाम पे जाना जाता था। तो ये कलिंग शैली के नाम से जाना जाता है। नागर शैली की उप शैली है, ये शैली है, याद रखेंगे। किसके द्वारा बनाया गया था? शिव को समर्पित है। सोमवंशी शासक ययाति केसरी के द्वारा बनाया गया था, ये चीज याद रखेंगे। और कलिंग शैली में ये बना हुआ है, भगवान शिव को समर्पित है कहाँ पे? भुवनेश्वर में। वहां ये भुवनेश्वर में है। अच्छा, इसी तरीके से आपका यहां से पूछा जाता है उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर भी, ये पुरी में है आपका। ये बनवाया गया है चून गंगदेव के द्वारा बनाया गया है। ये श्री कृष्ण से संबंधित है। श्री कृष्ण रथ यात्रा आप हम हर साल सुनते होंगे, रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है ये मंदिर। रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ये भी आपका कलिंग शैली में बना हुआ है, नागर शैली के एक उप शैली है कलिंग शैली। और यहीं के उड़ीसा का एक और याद रख लीजिएगा, कोणार्क का, काफी पूछा जाता है ये कोणार्क। ये भी कलिंग शैली में बना हुआ है, कलिंग शैली में बना हुआ है ये भी। और ये आपका 1984 में इसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था। इसके साथ आप याद रख लेंगे कि छऊ नृत्य जो है ना, इसको 2010 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कोणार्क मंदिर का। तो ये 12वीं जो है आपका क्या कहते हैं, 12वीं सदी के टाइम का बना हुआ है। सॉरी, 12वीं सदी के टाइम, 12वीं सदी में इसमें 12 जोड़ा देखने को मिलता है, जो 12 मंथ हो, 12 व्हील होता है। क्या कहेंगे उसको, 12 जोड़ा क्या कहेंगे, पहिया, व्हील मतलब पहिया है। इसमें 12 पहिया है, जो 12 माह को संकेत, 12 माह के लिए बना हुआ है, 12 माह का संकेतक के तौर पे, 12 माह का संकेतक है। और इसमें 6 आपका 6 नहीं 7 आपका घोड़ा है, 7 घोड़ा है, जो 7 दिन जो हफ्ता का होता है, इसका संकेतक है ये, 7 दिन का संकेतक है। ठीक है, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखेंगे आप। 1984 में इसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था। उड़ीसा में है, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से पूछा ही जाता है। नागर शैली की उपशैली कलिंग शैली में बना हुआ है। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे नागर शैली और जो आपका ग्रामीण शैली है, वैसा शैली है, इसकी थोड़ी विशेषता मंदिर के एक स्ट्रक्चर के साथ हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ये प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है? ये यही पूछ रहा है आपसे, कोणार्क वाले से सवाल पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पूछ रहा है, तो कोणार्क ये तो आपको पता है कि है, मोढेरा ये भी है, और मारतांड, ये तीनों हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, ठीक है, मोढेरा गुजरात में है, सोलंकी शासकों के द्वारा बनाया गया था। ये आपका मारतांड जो है ये कश्मीर में है, और ये भी सूर्य मंदिर है। कोणार्क जो है ये आपको पता ही है, रथ के लिए प्रसिद्ध है ना, रथ के रूप में निर्मित है। तो रथ मैंने आपको बताया कि रथ में कितने 12 पहिया है,
12 पहिया है जो कि 12 माह को संदर्भित करता है, 12 माह का संकेतक है एक तरह से। और जो 7 घोड़े हैं इसमें, 7 घोड़ा आपका 7 दिन का जो दिन है वो 7 दिन के संकेतक के रूप में है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, इसको बनाया कौन था? गंग वंश के शासक थे। इसको बनाने वाले कौन थे? कोणार्क मंदिर को गंग वंश के शासक, नाम था उनका नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, इतनी चीजें याद रखेंगे। यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसको साइड में कर लीजिए। हम थोड़ा सा यहाँ पे मंदिर की शैली देखेंगे, उसमें कई सारी विशेषताएं हैं जिससे आपका सवाल काफी पूछा जाता है। इसे आगे में आने वाले जो 8-10 सवाल है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं द्रविड़ शैली, यहाँ पे हम देख लेते हैं नागर शैली। ठीक है, जो नागर शैली है ना, इसमें यहाँ पे नीचे साइड में जैसे कोई भी मंदिर होता है तो ऐसे एक चबूतरा जैसे बना के फिर मंदिर बनता है, तो ये इसको क्या कहते हैं? जगत, जगत कहते हैं ना। उसके बाद आप मंदिर पे चढ़ेंगे तो कुछ टाइम, कुछ दूरी तक आप ऐसे सपाट में चलेंगे, इसको कहते हैं पीठ। उसके बाद आप घुसेंगे मंडप में, ये वाला पार्ट जो होता है मंडप होता है जिसमें आदमी पूजा करता है, मंडप है ना। और एक यहाँ पे होता है आपका गर्भगृह कहते हैं इसको। गर्भगृह मतलब मेन मंदिर होता है। ये मेन मंदिर कहने का मतलब है कि जहाँ पे भगवान स्थापित है ना, मेन मंदिर है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है जो नागर शैली में होता है। अब इसको यहाँ पे कहते हैं शिखर। ये हो गया आपका मंडप, मंडप यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये गर्भगृह होता है, गर्भगृह। गर्भगृह कहने का मतलब है कि यहाँ पे मेन भगवान होते हैं। और एक चीज यहाँ पे और याद रखेंगे कि पंचायतन शैली ने नागर शैली के अंदर ही आता है। पंचायतन शैली में क्या होता है? पंचायतन शैली में जो मंदिर बनी होती है ना, उसमें 5 भगवान होते हैं, 5 देवता होते हैं एक तरह से। तो मेन जो होते हैं भगवान बीच में रहेंगे और 4 आपका किनारे किनारे रहेंगे। तो पंचायतन शैली इसी को कहा जाता है। ठीक है, नागर शैली के अंदर ही आता है। तो इसको क्या कहेंगे? शिखर। इससे सवाल पूछता है भाई, शिखर। अभी आपको कंफ्यूजन भी होगा क्योंकि द्रविड़ शैली में जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको कहते हैं शिखर। तो ये हो गया आपका शिखर। इसके बाद एक चूड़ी नुमा, ऐसा देखेंगे कि कुछ चूड़ी नुमा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, वैसे ऐसे होना चाहिए था, तो बहुत अच्छा बना नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे कलश जैसा कुछ होता है स्ट्रक्चर, तो ये कहते हैं कलश। ये वाला जो चूड़ी नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको कहते हैं आमलक, आमलक। ठीक है, तो ये जगत हो गया। जगत से थोड़ा सा दूर आप सपाट चलेंगे, इसको पीठ कहते हैं। फिर आप मंदिर में प्रवेश करेंगे जहां से पूजा पाठ करते हैं, तो ये मंडप होता है, ये गर्भगृह होता है जिसमें पंडित बैठते हैं। मेन मंदिर जो होता है वो हो गया। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है उसको शिखर कहते हैं। यहाँ जो चूड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं आमलक, और ये जो कलश जैसा होता है स्ट्रक्चर इसको कहते हैं कलश। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ के हम मंदिर में आते हैं। पहले मैं आपको इंडिया के मैप में बताऊंगी कि कहाँ से कहाँ तक नागर शैली है, कहां से कहां तक द्रविड़ शैली है। क्योंकि जब ऐसे आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा ना कि इनमें से कौन सा नागर शैली की मंदिर है या द्रविड़ शैली के मंदिर है या बैसर शैली के, तो उस स्ट्रक्चर से आप पता कर लेंगे। बस आपको लोकेशन पता होगा कि किस स्टेट में है ना, आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नागर शैली में बनी हुई है मंदिर या फिर द्रविड़ शैली में बना हुआ होगा। अगर उसमें उप शैली पूछ ले तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। देखिए, तो ये तो हो गया आपका नागर शैली। अब हम थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे, इसमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। ये एक दिखा, उसके बाद आपको फिर एक दिखेगा और फिर एक दिखेगा, है ना। उसके बाद आपको यहाँ से मंदिर देखने को मिलेगा। मंदिर कुछ इस तरीके का है ना, हूबहू तो नहीं बन पाएगा मुझसे। ये थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे चढ़ के जाएगा। आप देखेंगे इस पे भगवान का मंदिर वगैरह बना होता है, बहुत सारे ऐसे, मतलब ये यहाँ जो सोपान नुमा आप स्ट्रक्चर पढ़े थे, सोपान नुमा, यही पूछ रहा था आपसे, है ना। पिरामिड जैसा सोपान नुमा स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना इसमें, देखिए यहाँ पे ये हो गया जगती, जगती हो गया। उसके बाद आता है पीठ, और ये जो स्ट्रक्चर है ना इसका नाम हो जाता है अधिष्ठान, अधिष्ठान, अधिष्ठान। अब आपसे कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सिर्फ द्रविड़ शैली की है। अगर ऑप्शन में जगत भी रहा, पीठ भी रहा, मंडप भी रहा, मंडप मान लीजिए नहीं रहा, ये सिर्फ बेस से पूछे, पीठ रहा, जगत रहा और अधिष्ठान रहा, तो आपको क्या करना होगा? द्रविड़ शैली के लिए अधिष्ठान, बाकी ये पीठ और जगत दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो शिखर हमने ये पढ़ा था ना कि ये वाला पोर्शन जो होता है नागर शैली में शिखर कहलाता है, यहाँ पे ये टॉप वाला शिखर कहलाता है।
शिखर कहलाता है, ठीक है। ये जो होता है विमान कहलाता है, विमान कहलाता है, ठीक है। और गोपुरम होता है प्रवेश द्वार हो गया यहाँ पे, इसको कहेंगे गोपुरम, गोपुरम याद रखिएगा, गोपुरम, है ना। बस इतनी चीजें आपको मुख्य रूप से याद रखना है, बाकी वो और भी बारीकियां हो सकती है, लेकिन मोटा मोटी यहाँ से आपके सवाल बन जाएंगे। देखिए, अगर हम इंडिया की मैप में अगर बात करें कि कहाँ से कहाँ तक आपका तीनों मंदिर बनाने की शैली है, तो हम थोड़ा इंडिया का मोटा मोटी मैप बनाते हैं एक। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बाकी और जो सवाल है ना वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हमें विशेष रूप से इधर स्ट्रक्चर की जरूरत है नहीं, इधर के स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा आप। चलिए, ये जैसे भी बना, यहाँ पे देखिए हिमालय से लेके जो विंध्यन पर्वत है, हम ऐसा मोटा मान लेते हैं कि यहाँ से विंध्यन पर्वत है हमारा, विंध्यन, विंध्यन बस लिखती हूँ, यहाँ पे हिमालय हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो यहाँ दिख रहा है हिमालय से लेके विंध्यन तक, विंध्यन पर्वत तक आपका कौन सा हो जाएगा, नागर शैली, नागर शैली हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से लेके कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी जो है ये आपका आ जाएगा बेसर शैली, बेसर शैली कौन सी, बेसर शैली हो जाएगा। और यहां से लेके टीएन तमिलनाडु तक आ जाएगा आपका, ये पूरा किसका आ जाएगा, तो ये फिर से आ जाएगा आपका द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली में। अब देखिए, आपके लिए आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाएगा, अगर किसी भी मंदिर का स्थान पता हो, राज्य पता हो कि किस राज्य में है, किस शहर में है, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि वो नागर शैली में है, बैसर शैली में है, या फिर द्रविड़ शैली में है। बेसर शैली के मंदिर में आप देखेंगे कि दोनों का, क्योंकि ये बीच में है, और वैसे भी जानते हैं कि जो किसी भी राज्य में जो बॉर्डर वाला एरिया होता है ना, यहाँ के लोगों को इधर का भी भाषा आता है, इधर का भी भाषा आता है, तो बस यहीं पे ये जो ट्रांजिशन एरिया है ना, यहाँ पे बेसर शैली में इसकी भी विशेषता देखने को मिलती है और द्रविड़ शैली की भी विशेषता देखने को मिलती है। मोटा मोटी जो आपका मंदिर निर्माण की शैली होता है ना, हमारे मुख्य रूप से ये तीन होता है, तीनों की मोटा मोटी मैंने विशेषता और इसका क्षेत्र भी बता दिया। तो और वैसे हम देखें तो नागर शैली में जो मंदिर बना है वो प्रतिहार वंश के द्वारा, गढ़वाल जो यूपी के शासक थे उनके द्वारा, चालुक्यों के द्वारा, चौहान के द्वारा, राजस्थान वगैरह में आपको दिल्ली में या देखने को मिलेगा पाल वंश, सेन वंश के द्वारा आपका नागर शैली में मंदिर बनाया गया है। फिर आप देखेंगे कि गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र, ये सब जो है आपका बेसर शैली में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मंदिर है ना, काकतीय या चालुक्य शासक हैं राष्ट्रकूट, इनके द्वारा भी बनवाया गया है। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली का विकास खास करके 7 से 8वीं शताब्दी के बीच में हुआ, दक्षिण भारत में है ये। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से इसका विकास हुआ, और पल्लव, चोल, पांडे जो है इधर आपको मिलेंगे ना, तो पल्लव शासक हो जाएंगे या चोल हो जाएंगे, इनके द्वारा जो मंदिर बनवाया गया है, खास करके पांड्यों के द्वारा, चोल, पल्लव, इनके द्वारा द्रविड़ शैली में बनवाया गया है। जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे उनके द्वारा भी इस शैली को ही संरक्षण दिया गया है, ठीक है। इस पे कोई भी दक्षिण जो मुस्लिम आक्रमण थे ना, तो दक्षिण भारत की जो शैली है, मतलब द्रविड़ शैली जो है ना, इस यहाँ पे किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारियों को प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी, कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आते थे, तो वो अपने साथ अपने यहाँ के कल्चर वगैरह भी, आर्किटेक्ट सब चीज लेके आते थे ना, तो उसका असर भी दिखता था। उनके द्वारा जो भी चीजें बनवाई जाती थी, उनके यहाँ का असर, मतलब उनके यहाँ का वो प्रभाव दिखता था। तो जो दक्षिण भारत का या द्रविड़ शैली कह ले, इस पे किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि प्योर ये भारतीय है ना, भारतीय शैली है। तो इस तरीके से आपका तीनों कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश वारंगल में 1000 स्तंभ मंदिर से संबंधित है। अगर हम 1000 स्तंभ मंदिर की बात करें, तो ये 1000 स्तंभ मंदिर जो है ना, ये काकतीय शासक के द्वारा बनवाया गया है। क्या हो जाएगा, काकतीय शासक। काकतीय कौन से शासक थे, राजा रुद्रदेव, राजा रुद्रदेव के द्वारा बनवाया गया है 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में बनवाया गया है, ठीक है। अच्छा, ये तेलंगाना के हनमकोंडा में है, तेलंगाना के हनमकोंडा, हनमकोंडा में है ना, वारंगल का हिस्सा है ये। तो इतनी चीजें इसमें आपको याद रखनी है। बाकी यहाँ पे एलोरा, एलोरा की हम बात कर चुके हैं, एलोरा और एक कौन सी गुफा थी, एलोरा और अजंता की गुफा के बारे में हम बात कर चुके हैं।
एक बार अगर आप देख रहे हैं वीडियो, अभी तक देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। एलोरा की गुफा में कितनी टोटल गुफाएं थी? 34 थी। 34 में आपका 1 से 12 तक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था, फिर 13 से 29 तक हिंदू धर्म से था, और 30 से 34 तक जो था वो आपका जैन धर्म से संबंधित था। इसमें जो 16वें नंबर का है वो कैलाश मंदिर से संबंधित है ना। कैलाश कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, राष्ट्रकूट शासक था। ये आपका एलोरा का बात हुआ। फिर इसी तरीके से अच्छा है कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तो इसमें भी हमने पढ़ा था 29 गुफाएं हैं। ठीक है, घोड़े के आकार का ये बना हुआ है। नेक्स्ट है कांचीपुरम में स्थित कैलाशनाथ मंदिर में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया है? तो कांचीपुरम में स्थित जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसमें आपका बड़ा ही अलग सवाल पूछ लिया है यहाँ पे। जैसे एक सवाल पूछता है कि जैसे गुप्तकालीन मंदिर कई सारे हैं, इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका बलुआ पत्थर, दिख ही रहा है। एक सवाल पूछता है गुप्त काल के दौरान कई सारे मंदिर बनाए गए हैं, उसमें से एक भित्तर गांव का मंदिर है जो ईंट से बना हुआ है। भित्तर गांव का मंदिर ये आपका ईंट से बना हुआ है, ईंट से। तो ये एक सवाल पूछता है यहाँ पे, कांचीपुरम से पूछा है कि कांचीपुरम में स्थित कैलाश मंदिर मुख्य रूप से किस सामग्री से बना है? तो बलुआ पत्थर से। ऐसा ही आपसे मैं भी पूछ ले, भीतर गांव का मंदिर किस चीज से बना है? कानपुर में है ये, कानपुर उत्तर प्रदेश में है ये। तो ये ईंट से बना है। इसके अलावा जो अन्य 4 मंदिर बनाए गए हैं, प्रमुख मंदिर हैं, जो आपसे पूछता है बार बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान ये बना हुआ है। तो गुप्त काल के दौरान अन्य जो 4 मंदिर बने हैं प्रमुख, जैसे एक भूमरा आप सुने होंगे, भूमरा शैव मंदिर, शैव मंदिर ये आपका सतना एमपी में है, सतना एमपी में है। एक ये हो गया, ये भी गुप्त काल का है। और एक आप याद रखेंगे इगवा, इगवा का विष्णु मंदिर, सॉरी विष्णु मंदिर, ये भी एमपी में है, जबलपुर जिला में। दशावतार मंदिर का नाम सुना होगा आपने, दशावतार ये सब पूछा हुआ है। दशावतार मंदिर ये भी उत्तर प्रदेश में है, ललितपुर में, उत्तर प्रदेश। दशावतार मंदिर ये भी आपका यूपी में है, ललितपुर में, ललितपुर जिला में है ना। पंचायतन शैली में बना हुआ है ये, किसमें? पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली में है, नागर शैली का ही उपशैली है। और ये किसका मंदिर है? तो दशावतार जो है ना विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर है। इसके अलावा नचना कुठारा आपसे पूछता है, नचना, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर, ये पांचों जो है ना गुप्तकालीन मंदिर है। इनमें से भीतर गांव का मंदिर जो है ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ईंट से बना हुआ है। तो ये एक चीज याद रखना है। बाकी भूमरा का शिव मंदिर है, ये मध्य प्रदेश में है। तिगवा वाला मंदिर जो है विष्णु मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आपको दशावतार मंदिर देखने को मिलता है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। और देवगढ़ में है ये आपका, ललितपुर जिला के, मध्य प्रदेश के, सॉरी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला के देवगढ़ में है ये। तो ये 4-5 आपको याद रखना है। ऐसे आपसे एक कंदरिया महादेव पूछता है, मध्य प्रदेश में है ये, है ना, शिव मंदिर है कंदरिया महादेव, कहीं ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो ये आप याद रखेंगे। अगला है राष्ट्रकूट मुख्य रूप से किस स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रकूट जो थे ना, एलोरा में कैलाश मंदिर, एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था इन लोगों ने, तो ये याद रखेंगे आप। चलिए, इन वास्तुशिल्प विशेषताओं का व्यापक उपयोग मुगल वास्तुकला को मंदिर निर्माण से पृथक करता है। मतलब मंदिर निर्माण के अलावा कौन सी एक विशेषता थी जो आपका मुगलों से संबंधित थी या मुगल वास्तुकला से संबंधित है? तो मेहराब वगैरह बनता था, आप जो देखेंगे कि मेहराब या गुंबद जनरली आपको मस्जिद में देखने को मिलेगा, तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण? अच्छा, यहाँ पे बात किया है आपसे मुगल वास्तुकला का, तो आपसे मुगल के द्वारा बनाया गया कुछ क्या बिल्डिंग वगैरह या फिर जो भी चीजें उनके द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में जो भी उनके प्रमुख योगदान है वो आपसे पूछा जा सकता है। एक अकबर का ये मुख्य रूप से याद रखना है आपको, अकबर का, अकबर के द्वारा सबसे ज्यादा बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया, बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। इसके बाद जोधाबाई, जोधाबाई, जोधाबाई महल बनवाया गया। अच्छा, आगरा का किला बनाया, आगरा का
किला बनाया गया इसके द्वारा। हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। इसके बाद आप शाहजहां का याद कर लेंगे, शाहजहां का याद रखेंगे, स्वर्ण युग कहा जाता है वास्तुकला का। ताजमहल बनवाया, ताजमहल, ताजमहल। दिल्ली का, दिल्ली का किला बनवाया ये। याद रखिएगा, आगरा का किला और दिल्ली के किला में कंफ्यूजन होता है, तो दिल्ली का किला शाहजहां के द्वारा और अकबर जो है वो आगरा का किला बनवाया था। ठीक है, जो तख्ते ताऊ से मयूर सिंहासन वो भी इसी के द्वारा बनवाया गया है। अच्छा, एक औरंगजेब का आप याद रखेंगे, औरंगजेब का, औरंगजेब का, औरंगजेब के द्वारा जो बीबी का मकबरा बनवाया गया है इसको दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। बीबी का मकबरा, मकबरा ये जो है ना इसको दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल, ताजमहल कहा जाता है। ये 3-4 चीज आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है, बताइए। द्रविड़ कहने का मतलब है कंदरिया बंदरिया, आपको मैंने बताया मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश द्रविड़ में आएगा क्या, क्योंकि आपको मैंने लोकेशन बताया था मैप पे। सूर्य मंदिर ये भी आपका उत्तर भारत में आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मीनाक्षी मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई यानी कि तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु। ये पार्वती को समर्पित मंदिर है, ये भी याद रखेंगे आप, पार्वती को समर्पित है। चार्ज में तो है भाई, पार्वती को समर्पित है ये मंदिर, पार्वती को समर्पित है, ये चीज याद रखेंगे आप, है ना। 17वीं शताब्दी के आसपास बनवाया गया था। जो अभी का मंदिर है ना, जो मीनाक्षी मंदिर अभी जो आप देख रहे हैं, इसको बनवाने वाले जो हैं उनका नाम था तिरुमल। कहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पे तिरुमल नाम था उनका, तिरुमल नाम था। लेकिन शुरुआत किसने की थी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है स्पष्ट। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै में तमिलनाडु में है, पार्वती को समर्पित है। और याद रखिएगा कि अभी जो मीनाक्षी मंदिर देख रहे हैं आप, वो तिरुमल नायक के द्वारा बनवाया गया है, तिरुमल नायक के द्वारा ये बनवाया गया है। लेकिन शुरुआत इसकी किसने की थी इसका कोई जानकारी नहीं है। बाकी इस 3 मंदिर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो कंदरिया बंदरिया महादेव का मंदिर है, कंदरिया बंदरिया है ना, कंदरिया बंदरिया शिव को समर्पित है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। किसने बनवाया ये स्पष्ट नहीं है इसके बारे में भी। लेकिन लिंगराज मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में है। प्लस कलिंग शैली में बना हुआ है। सोमवंशी शासक थे ययाति केसरी, ययाति केसरी के द्वारा ये बनवाया गया है, केसरी के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, कलिंग शैली में है। जगन्नाथ मंदिर भी मैंने बताया था पुरी में है, और चोन गंगदेव के द्वारा बनाया गया है, श्री कृष्ण रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। रथ मंदिर महाबलीपुरम में है, याद रखेंगे आप, एक रथ मंदिर है वहां पे, ये भी तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम में। पल्लव शासक के द्वारा बनवाया गया है, पल्लव शासक के द्वारा बनवाया गया है। पल्लव शासक कौन थे, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया है। चलिए नेक्स्ट है आगरा में शाहजहां द्वारा निर्मित 17वीं शताब्दी ईस्वी का कौन सा स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो आगरा का ताजमहल हो जाएगा आपका, ताजमहल हो जाएगा। ताजमहल आगरा में जो स्थित है, शाहजहां द्वारा मुमताज महल की स्मृति में बनवाया गया था और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। सफेद संगमरमर से ये बना हुआ है। इसके अलावा 2 चीज मैंने आपको बताया कि छऊ नृत्य जो है इसको भी 2010 में शामिल किया गया है यूनेस्को हेरिटेज में। इसके अलावा आपने एक पढ़ा कि 1984 में आपका कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको भी यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में। नेक्स्ट भाषा साहित्य और दर्शन से 4 सवाल है आपका, क्योंकि टोटल 52 क्वेश्चन है। तमिल साहित्य कृति इरैनार पोरुल किस शताब्दी की है। ये आपकी 8वीं शताब्दी की लिखा हुआ है। तमिल साहित्य का एक महत्वपूर्ण कृति है और संगम साहित्य परंपरा से जुड़ी हुई है। प्रेम काव्य शास्त्र है, मतलब प्रेम से संबंधित इसमें कहानियां वगैरह लिखी हुई है। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय भाषा का ग्रंथ वट्टेलुटु कोलेछुथु और अंततः आधुनिक लेखन में उपयोग की जाने वाली इसकी वर्तमान लिपि में महत्वपूर्ण लिपिगत विकास हुआ है। मतलब इसमें लिपिगत विकास का
क्रम पूछ रहा है इसमें, तो ये मलयालम फाइनली जाके मलयालम बना था। पहले वट्टेलुटु से कोलेजुत्थु, उसके बाद आधुनिक मलयालम लिपि के रूप में विकसित हुआ। ये द्रविड़ भाषाई परंपरा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। कन्नड़ की अपनी लिपि है, उड़िया लिपि ब्राह्मी लिपि से मेल खाती है, विकसित हुई है, और तमिल लिपि अलग विकास, तमिल लिपि का अलग अपना विकास हुआ है, मतलब अलग ही है ये। बाकी आप रोमन जानते हैं, हमारा देवनागरी लिपि हिंदी जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार द्वारा तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा इस वर्ष दिया गया था। तो यहाँ पे तेलुगु और कन्नड़ का पूछा है, तो किसी का भी पूछ सकता है। देखिए सबसे पहले तो 2004 में याद रखेंगे कि पहला जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था तमिल को 2004 में, ठीक है। उसके बाद आपको 2004 हो गया, ये तेलुगु और कन्नड़ तो याद ही रखेंगे, ये 8 का है, 2008 में मिला था। इसके अलावा 2024 में 5 भाषा को दिया गया, तो टोटल मिला के कितना हो गया है, शास्त्रीय भाषा की संख्या अभी 11 हो गई है। इसमें पहला आपको याद रखना है कि पहला शास्त्रीय भाषा के तौर पे किसको चुना गया था, तो तमिल भाषा है। उसके बाद 2008 में तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया। 2024 में कौन कौन सा था, तो पाली, प्राकृत, असमिया भाषा था, एक बंगाली और मराठी, बंगाली और यहाँ पे मराठी लिखा हुआ है, हाँ यहाँ देखिए मराठी हो गया, पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया, बंगाली, ये 5 हो गया भाषा आपका 2024 में। इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल 2004 में सबसे पहला हो जाएगा, उसके बाद 2005 में संस्कृत हो जाएगा, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में दिया गया है। तो ये 6 बस याद करना है, याद रख लेंगे। पहला है तो ये तो याद ही रहेगा आपको, उसके बाद संस्कृत है, इंटरेस्टिंग है, ये भी याद रहेगा। उसके बाद 2 साल का गैप आता है, 6-7 में कोई नहीं मिलता है, 8 में 2 भाषा को मिलता है, फिर मलयालम और उड़िया याद रखना है। तो ये इस तरीके से आपको 8 का 8 याद रखना पड़ेगा, सॉरी 11 का 11 याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संत तुकाराम द्वारा ईश्वर की स्तुति में रचित अभंग भक्ति छंदों से संबंधित है, तो ये हो जाएगा मराठी, है ना। महाराष्ट्र के संत थे ये तुकाराम जी, मराठी भाषा में अभंग रचे थे, और अभंग भगवान विठल की भक्ति से जुड़ा हुआ है, भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्ति आंदोलन में आप संत तुकाराम जी को पढ़ते हैं। गुजराती संत परंपरा अलग है, यहाँ पे कन्नड़ में वचन परंपरा ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लेखन और उनकी कृति का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सटीक रूप से सुमेलित है, तो यहाँ पे एक तरह से आपसे बुक पूछ रहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, इसमें क्या पूछा है, सही सुमेलित है, ठीक है। सुमेलित वाला हम यहाँ पे, सुमेलित है आपका, ये कमायनी इनका नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी का है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का मधुशाला नहीं है भाई। शरद चंद्र चटर्जी, ये भी, हाँ ये शरद चंद्र चटर्जी देवदास हो जाएगा। आनंद मठ भी इनका नहीं है। आनंद मठ किसका है, आप एक बार कमेंट करके बताइए। आनंद मठ ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित है, मतलब इसी पे आधारित ये उपन्यास है। इसी में वंदे मातरम लिखा हुआ था, वंदे मातरम याद होगा आपको, वंदे मातरम कब का है ये, इसका ईयर भी याद रखना है, 1882। इसके अलावा याद रखिएगा जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, इनका पहला बांग्ला उपन्यास था दुर्गेश नंदिनी। यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की हम बात करें तो हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला 1935 में आया था। कब आया था, 1935 में आया था। इसके अलावा इनके काव्य संग्रह में मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश या निशा निमंत्रण याद रखेंगे। टूटी फूटी कड़ियां, नए पुराने झरोखे, ये सारा इनका हरिवंश राय बच्चन का है काव्य संग्रह। आत्मकथा में आपका क्या भूलूं क्या याद करूं, इतना ही बस याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो कामायनी है जयशंकर प्रसाद का, और ये जो आपको दिख रहे हैं शरद चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, इनका देवदास और चरित्रहीन याद रख सकते हैं आप, देवदास और चरित्रहीन याद रख लीजिएगा। इनका क्या है, जयशंकर प्रसाद का एक आंसू भी याद रख सकते हैं आप। आंसू कमायनी जयशंकर प्रसाद का, मधुशाला, मधुबाला या
आपका टूटी फूटी कड़ियां, नए पुराने झरोखे, निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधु कलश, ये सारा हरिवंश राय बच्चन का है। आनंद मठ मैंने बता दिया आपको, बंकिम चंद्र चटर्जी के 1882 में आया था, इसी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। सन्यासी विद्रोह से ये संबंधित है। नेक्स्ट है मराठी भाषा के प्रथम उपन्यास यमुना पर्यटन का विषय वस्तु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये है विधवाओं के संबंध में हिंदू प्रथाओं की आलोचना की गई थी इसमें। पहला आधुनिक उपन्यास माना जाता है। 1857 में आया था मराठी भाषा में और इसमें बाबा पदमनजी द्वारा लिखा गया था यमुना पर्यटन। सामाजिक यथार्थवादी कृति था। मुख्य उद्देश्य इसका तत्कालिक हिंदू समाज में जो एक क्या कह लें कुप्रथा थी, विधवाओं की दयनीय स्थिति से संबंधित, जैसे उनको जमीन पे सोना या मुंडन करवा देना जैसा, या कोई भी अच्छा खाना नहीं खा सकती थी, मतलब कोई भी अच्छी चीज उनके हिस्से में नहीं होता था। तो इस कुप्रथा के लिए ये चलाया गया था, ये याद रखेंगे। उसके अलावा जो ऑप्शन है आपका हिंदू रीति रिवाज, ये सब बस ऐसे ही देख लीजिएगा, नोट से पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। जब जयशंकर प्रसाद हरिशंकर राय बच्चन से पूछा तो और भी आपसे पूछ सकता है, जैसे महादेवी वर्मा का यामा बड़ा प्रसिद्ध है, तो ये याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा अरविंद घोष का एक लाइफ डिवाइन है, लाइफ डिवाइन, वो भी याद रख सकते हैं। जयदेव का गीत गोविंद याद रख सकते हैं, जयदेव जयदेव गीत है ना, तो आसानी से याद भी आ जाएगा आपको, गीत गोविंद गोविंद। तो इस तरीके से पूरा आपका जो 53 क्वेश्चन था आर्ट एंड कल्चर से कंप्लीट कर लिए हम लोग। आप कोई भी ई बुक्स लेना है तो हमारा इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारे ऐप से भी परचेज कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा टॉप ट्रेंडिंग जीके का, यहाँ पे आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सारा अपडेट मिल जाता है और यहाँ पे सारा आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा। देखिए इसके बाद हिस्ट्री शुरू होता है। हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, एक ही वीडियो में जाके देख लीजिएगा यूट्यूब से, और साथ में हम करंट अफेयर के भी 208 प्रश्न थे वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरीके से आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके का आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। थैंक यू।